जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तब आप जेल में थे? क्या वो नीचे गिरा और उसको गर्दन को बाचते काटी, वो बोले आ, उसकी मुंडी काटी, उसको फेंका दूर में। मेजर अनवर खान बोल कुत्ता तू या मैं, लेकिन उस दिन वो बोले ही नहीं बेचारा। कोई आपका ऐसा मिशन रहा हो? मैं अपने पेट के सारे शीश लेने गया और जैसे बिजली कड़का टट टट और मैं ठोकू ठट ठट, ऐसे मतलब बिजली का आवाज में आवाज मिला करके मैंने उनके ऊपर गोली मारी, तो मैंने 16 के हेड शूट लिया। तो 13 मई 1999 को हाँ, आपने 4 मिलिटेंट मारे। 18 हैंड ग्रेनेड, AK-47 और एक पिस्टल, एक कमांडो डाइगर जो साइनाइड में डबा होता है, जो आदमी को टच करते ही। जितना मैंने सुना है कि पहली जो जीत थी कारगिल वॉर में वो आपने जिताई, और वो उनकी आवाज आज भी मेरे दिमाग में गूंज रही है कि दिगेंदार इन कुत्तों को मत छोड़ना, तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं दुश्मन की गन ऐसे फायर कर रही है, उसके आगे ऐसे दीवार है और दीवार के आगे खाली होती है जिसको क्रोड रेंज बोलते हैं, वो क्रोड रेंज में बच गया मैं। और इधर से अपनी वाली फौज फायर करती है तो भी गोली नहीं लगे, वो करे तो भी नहीं लगे। एक सिविलियन तो ये चाहता है कि वॉर हो जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दे, ये कर दे वो कर दे, पर एक फौजी का क्या नजरिया होता है वॉर के लिए? दोगले हैं लोग, यहाँ गद्दार ज्यादा है। नहीं, राजस्थान में अगर उग्रवादी आ जाएगा तो एक ढाणी में से उग्रवादी अगर निकलता तो उसी ढाणी में तो उसको लठ लिए मिलेंगे, हजारों कैग को मारेगा। ये भावना क्यों नहीं है कश्मीर में? नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज 15 अगस्त के अवसर पर हमारे साथ हैं महावीर चक्र विजेता दिगेंदर सिंह जी। नमस्कार। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करियों के कर्णबली के नाम से संबोधित किया। कैसे हैं साहब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपको रिटायर हुए 2005 में, आप रिटायर हुए, 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। आज कैसा दिखता है आपका जीवन? देखो, अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ कमियां हैं जो सुधार हो सकती है उसमें, और गवर्नमेंट करे भी गई उनको। आज 79 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए हुए, तो 79 साल में देश को बहुत तरक्की करनी चाहिए थी, जो कि अति तरक्की नहीं हो पाई है। आज हमारी सेना के साथ भी मतलब ऐसा कई प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं जो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से हमारी जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे और उसके बाद में जो सेना थी वो चलती आ रही थी आराम से, और जिस प्रकार से आज मैं बताना चाहता हूँ 79वें इस दिवस के ऊपर कि हमारी CRP, BSF, ITBP और जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई लड़ती है। बिल्कुल। वो सैनिक अपनी पूरी जवानी, यानी पूरी जवानी का जोश है वो भारत माँ के नाम अर्पित कर देता है, और वो 60 साल बाद में उसके बाद खंडहार बचता है। वो महल कैसे खंडर क्यों बचता है? खंडहार हो जाता है, यानी कि 60 साल बाद में वो मतलब जर्जर स्थिति में होता है। हाँ। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ज्यादा ज्यादा 15-20 साल तक जिंदा जीता है। हाँ। और भारत सरकार ने उसकी पेंशन बंद कर दी। ये सबसे बड़ा अन्याय है। इस 79वें दिवस के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे CRP, BSF, ITBP के जवानों के साथ कुठाराघात है। और मैं इस उपलक्ष्य पर मैं एक सैनिक होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि देश को एक बार पुनः विचार करके इन सैनिकों को पेंशन दी जाए। क्यों 60 साल बाद में पेंशन आता है, बंदा आने के बाद में क्या होता है उसके साथ में कि वो सारे पैसे उसके घरवाली, बच्चे, पोते पोते सब ले लेते। अब लास्ट में वो बुढ़ापे में बीड़ियों के लिए पैसे मांगने के लिए बेटा को कहेगा, बेटा एक बीड़िया मंडल ला दे मुझे। अरे बाबा, क्यों बुढ़ापा में बीड़ी पीते हो, आपको खांसी होगी। अब उसके शौक है, वो पीता रहता तो क्या बुरी बात है? अरे बेटा मेरे ये ऐसी चॉइस, कुछ मेरे को 100 रुपये चाहिए, तो वो भीख सी मांगता है। एक सैनिक जिसने 60 साल तक जज्बा करा, देश के लिए कुर्बानी दी, और वो लास्ट में एक भिखारी बना दिया। इसलिए मेरे इस बात पर गहन दुख है, अत्यधिक दुख है मेरे को इस बात का। चौकीदार है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इस उपलक्ष्य पर एक रिक्वेस्ट है कि सर, एक रैंक एक पेंशन दिया आपने, उसके लिए आपको सलूट है, लेकिन उसमें भेदभाव किया उसके लिए थोड़ा खेद है। लेकिन
मैं कहना ये चाहता हूं कि इन सीआरपी बीएसएफ वालों की पेंशन सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। क्यों? आज हमारे देश में टैक्स की कोई कमी नहीं है, खूब टैक्स देते हैं। आज पूछते हैं कि हमारी भैंस भी टैक्स देती है, कुत्ता बिल्ली भी टैक्स देता है। कैसे? भैंस ऐसे देती है कि भैंस के नाम जो काकड़ा बिंडोड़ा आता है उसमें जीएसटी लगती है और वो आदमी से ज्यादा टैक्स खाती है और खा के ऐसे बोलते दूध काट ले। ऐसी है, ये रियलिटी में बात है। हाँ। कि भैंस भी टैक्स दे रही है, फिर उन फौजियों को देने में क्या प्रॉब्लम है जो 10 साल 15 साल 20 साल जिएंगे ज्यादा ज्यादा। सर जी, बीच में ना हमारे देश का माहौल थोड़ा युद्ध जैसा हो गया था फिर से, जी जो जी पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद। हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे एक सिविलियन तो ये चाहता है कि वॉर हो जाए, पाकिस्तान को खत्म कर दे, ये कर दे वो कर दे, पर एक फौजी का क्या नजरिया होता है वॉर के लिए? देखो, वार तो कोई नहीं चाहता। देखो, आप देखो, एक घर दो दोस्तों की लड़ाई हो जाती है, उसमें बहुत कुछ नुकसान होता है। दो परिवारों की हो जाती है, दो समाज की हो जाती है, दो मोहल्ला की हो जाती है, दो ब्लॉक स्टेट की हो जाती है, दो नेशनल की होती है, तो फिर बहुत भारी नुकसान होता है। लड़ाई का तो मुंह काला कहते नहीं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि लड़ाई का तो मुंह काला। लड़ाई तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको सही तरीके से टेबल पर लेके और बातचीत करके ने और उस देश को अच्छी तरह समझाया जाए कि भाई उनका डेलीगेशन को बुलाया जाए, बॉर्डर पर बैठाया जाए, उनको कहे कि भाई तुम यार क्यों चाहते क्या हो ये बता दो। पर कितनी बार तो समझा चुके हैं। नहीं, आपको वो लास्ट वार्निंग दे दो उसको कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और पब्लिक को साथ देना चाहिए। अब मुझे एक बात होता, जो वो 4-5 उग्रवादी थे, 22 आदमियों को पर्यटकों को वो शहीद करके चले गए, तो वो गए कहाँ थे? आकाश खागा, धरती निकल गई उसको। तो वो लोकल में गए, हथियार लेके गए, सबने देखा, तो वो सबके सब बताएंगे तो कई को मारेंगे। फिर दोगले हैं लोग, यहाँ गद्दार ज्यादा है। नहीं, राजस्थान में अगर उग्रवादी आ जाएगा तो एक ढाणी में से उग्रवादी अगर निकलता तो उसी ढाणी में तो उसको लठ लिए मिलेंगे, हजारों कई को मारेगा। ये भावना क्यों नहीं कश्मीर में? कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर जब उग्रवादी मारता है तो ऐसे मुंह फेर लेते हैं, अगर मेरे को तो मारेगा नहीं, और वो दूसरे को मार रहा है तो मारने दो, मेरे को क्या लेना। और फिर बाद में झंडा लेके ऐसे बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे साथ कुठारघात हुआ है, यहाँ कश्मीर में तो नुकसान होगा, हम तो बेघर हो गए। ये सिर्फ बकवास है, सिर्फ बकवास है। कश्मीर की मेरी 14-15 साल की नौकरी है, लगातार कश्मीर के चप्पे चप्पे जगह पे। तो कुछ कहानियां बताओ आप कश्मीर की। कश्मीर की बहुत कहानियां हैं, कितनी 14 साल में केवल कितनी कहानी बीती है हमारे साथ में। कोई आपका ऐसा मिशन रहा हो? हमारा मिशन था, खूब बढ़िया मिशन था। एक बार क्या हुआ था कि हम कुपवाड़ा में थे, दिल्ली उग्रवादी मारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उग्रवादी दिल्ली मारते थे। कभी हमारी चार्ली कंपनी मारती थी, कभी बरो मारती थी, कभी डेल्टा मारती थी, कभी अल्फा मारती थी। हमारी कंपनी डिप्लॉयड होती है ना, तो वो किसको तो दिल्ली, वहाँ बहुत भयंकर उग्रवाद था उस टाइम पे। कौन से सन की बात कर रहे हो आप? ये हम कर रहे हैं 93 की। 93 में फुल फॉर्म में वहाँ उग्रवादी ऐसे मेले की तरह आते थे, हमें गाजर मूली की तरह काटते थे उनको। और वहाँ हमारे सीओ साहब थे जो कर्नल युग के धार, तो वो बोलता था भाई एक उग्रवादी को मारने को 1 बोतल इनाम में मिलती थी हमारी। अच्छा। हाँ, उस टाइम पर कोई मेडल शेडल हम जानते नहीं थे, कोई मेडल भी होते नहीं, तो इतने मेडल होते हैं कि छाती पर लगाने के लिए जगह कम पड़ जाती। इतने उग्रवादी मारे थे हमने। और हम थे घातक टीम, जिसको कोबरा टीम कहते थे। हमारी कमांडो बटालियन कोबरा, तो हमारे को तो स्पेशल टास्क मिलता था उधर। अच्छा। तो उधर क्या हुआ था कि एक बार मतलब सीओ साहब को किसी ने वार्निंग दे दी। सीओ साहब को? हमारे सीओ साहब को वार्निंग दे दी। तो सीओ साहब थे वो मतलब कर्नल यूके धार, तो उन्होंने उस फोन को सुन लिया, तो वो बाहर आया, मेरे को कर्नल वीरेंद्र सिंह तेवतिया आगे बोलता, कोबरा दिखा दे अपनी जाति इन उग्रवादियों को। शाबाश मेरे बेटे, जहां कही हो वो चुक चुक के मारो तुम। मैं बोला ठीक है साहब, जय हिंद साहब। अब हम कर्नल वीरेंद्र सिंह तेवतिया ने हमारे को ऑर्डर दे दिया, और हमने क्या कराया कि वहाँ हमारे इलाके में एक भी उग्रवादी नहीं छोड़े हमने। फिर एक सोर्स मिला उधर। अच्छा। तो सोर्स बोलता सर 6 उग्रवादी हो रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में नहीं है। अच्छा।
तो वो किसके इलाके में? बोले दूसरी यूनिट के इलाके में। मैं बोला, तो क्या हुआ यार? आगे उग्रवादी दो तरफ, एक तरफ हमारी टू राजरेप, एक तरफ दूसरी यूनिट, और बीच में उग्रवादी, 3 ऑपरेशन। मैं को 8 साहब ऑपरेशन करके देखते हैं। तो उस सोर्स को ले गए हम, और ले जाने के बाद वहाँ से 15 किलोमीटर गए तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, हम ऊपर ऐसे जा रहे थे तो बर्फ़ पड़ते पड़ते जब वो उसने सोर्स में बोले सर इस हट में है। तो वहाँ थोड़ी थोड़ी मंदिरी लाइट जल रही थी। तो उस लाइट के अंदर जैसे मैं अंदर गया तो मेरा एक साथी फतेह सिंह, एक दलवीर सिंह, और मतलब और कई साथी थे मेरे जिनका नाम मैं अभी कई पेंशन भूल गया ना। हाँ। ऐसे तो एक रामपाल थे और मतलब एक दिलावर थे हैं। तो वो बोलते थे कि यार दिगंबर गौर से देख, इसमें गौर से देख कितने आदमी। तो मैंने ऐसे गौर से देखा तो उसमें 6 उग्रवादी सुते हुए थे। 6 उग्रवादी ऐसे सुते हुए थे, उनके हथियार ऐसे साइड में दीवार के सारे AK-47 खड़ी थी। मैं उनको ऐसे इशारा करे बोले मुझको, तो मुझको इनकी डेड बॉडी, वहाँ पे बोल तो नहीं सकते वरना वो भी सुन लेंगे। हाँ। तो मैंने क्या कराया, वो मतलब सबके सब हमने उन 6 के ऊपर मेरे साथियों ने ऐसे ऊपर लेजर से उनके हेड सूट पर शिस्त लगा ली नहीं, और मैं ऐसे दबे पाँव गया, उनकी राइफल को ऐसे उठाई और वो ले फतेह, ले दलवीर, और ऐसे करके मेरे साथियों को मैंने वो सारी बंदूकें दे दी। अब वो 6 बंदे उठा, उसका पिट्ठू भी उठा लिया हमने, रुक सुख पिट्ठू थे ना वो भी उठा लिया, और लास्ट वाला का एक पिट्ठू ऐसे उठाया तो उसकी बादली कहीं सिर के नीचे दबी हुई थी। तो ऐसे उठाया तो बोले काफर। मुझको काफर नहीं, हिंदुस्तानी कमांडो हैं। अब वो एकदम से मुझको हेड डाउन हैंड अप, हेड डाउन हैंड अप। अब वो हेड तो सबने नीचे कर लिया, हाथ ऊपर कर लिया, हमने उसकी तलाशी ली और उनके पास और कुछ नहीं था। उनको कंप्लीट नग्गा किया। नग्गा करने के बाद में हम उनके हाथ पीछे बांधे, और बांधने के बाद में हमारे पिट्ठू उनके पिट्ठू, हमारी राइफल उनकी फायर, और चीट की लकड़ी तोड़ी, और बड़ा तोड़ते तोड़ते उनको काला रूस में ले आए हम। हमारा जो लोकेशन था ना काला रूस, वहाँ ले आए। सुबह ले आए तो नग्गे ले आए, तो हमारा बर्फ पड़ती है नंगे ले आए। हाँ, बर्फ में नग्गे, तो बर्फ में इतनी सर्दी नहीं लगती, चलता है जब आदमी। अच्छा। और वो चौखाड़ी फर्स्ट बर्फ पड़ती है तो इतनी वो नहीं होती, सर्दी नहीं होती वो। अब हम रहते थे, हमारे को तो लगती नहीं थी। अब यहाँ तो लगती है, वहाँ तो पता नहीं क्यों नहीं लगती मैदान में। वो तो भगवान ही जाने। तो वहाँ लेकर गए तो हमारे वो शिव साहब थे और एसएम साहब थे, वो प्रताप साहब, सूबेदार मेजर प्रताप सिंह। तो वो बोलते हैं, अरे बोलो नमूने ये क्या है? मोको जी उग्रवादी है। तो बोले इनको नग्गे क्यों लाए? मोजी इनके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए इंडिया में आए थे सूट सिलाने के लिए, लेकिन हमने इनका तो सब कुछ सिल दिया। बोले अब बकवास मत करे। तो मुझको सर और क्या करें ना, ये रिश्तेदार है, इनको सूट पर आएंगे। तो फिर वो बोला, शिव साहब ने चेक किया, वो हमारे ट्वाइसी साहब आगे दौड़ गए, आगे मेरे को बोलते, बोले शाबाश दिगंबर। वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वीरेंद्र सिंह थे होती है। तो वो बोले शाबाश बेटे दिगंबर, गुड, इनकी यही हालत होनी चाहिए, शाबाश गुड। अब बोलो शिव साहब से पूछो इनका क्या कार्रवाई करनी। अब उनको टॉर्चर किया हमने घंटे 2 घंटे, तो कुछ नहीं। तो वो जो हमारे कुक जो होते थे ना, तो सारे कुक बटालियन हेडक्वार्टर में रहते थे। तो वो लोग, उन्होंने कुछ बताया नहीं वो क्यों आए? नहीं, उन्होंने बोलता हम तो हमारा ट्रेनिंग देते हैं, इंडिया में भेज देते। उन्होंने कुछ नहीं बोले। वो बोले कुछ कह के तो भेजते होंगे कि आपको ये नहीं, बोले आपको वहाँ हिंदुस्तानी फौज को मारना है। अच्छा। और वहाँ के वो ये बोलते थे हमारे को, भाई यहाँ के जो मोहम्मदन है ना, इस पर किसी को गोली मत चलाना आप, तुम वो तुम्हारे को शरण देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, वो यही बताते थे। और वो करते भी थे वहाँ पर। अच्छा। और सभी तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ एक करते थे। तो अब क्या हुआ कि शिव साहब ने, वो ट्वाई साहब ने बोला शिव साहब से पूछ ले। अब जो हमारे कुक थे ना, कुक बोले यार हमने कभी उग्रवादी नहीं मारा, मुझको तुम मारना चाहते? बोले हाँ। मुझे अब शिव साहब पूछते, तो वो 5-6 कुक थे, तो उनको सबको AK-47 राइफल दे दी। मैं शिव साहब के पास गया, उधर जा करके और जा करके मुझको राम साहब बोले राम राम, हाँ दिगंबर क्या बताया उन्होंने? मुझको साहब कुछ नहीं बताया।
तो बोले इनको मारना नहीं है, इनको इन कपड़े पर आओ, इनको खाना खिलाओ और इनको श्रीनगर एसपी के हवाले करके आओ। वो साहब श्रीनगर जाए? बोले हाँ, और घातक प्लाटून नहीं जाएगी। अब मैं तो पूरी रात तो सोए नहीं थे और दुखी हो रहे थे, फिर रोज टैक्स मिल रहा। हमको यार ये तो बुरी हालत होगी, मुझको इनको पकड़ा भी, मुझे मार देता। अब वो फत्ते मेरे को बोले मैं तेरे को कही थे ना इनको टेवा की खातर करनी पड़ी। मैं कहता दारी कान ठोक दे इधर ही, और तू बोले नहीं यार इन डेड बॉडी कैसे ले जाएंगे काला रोज तक 15 किलोमीटर। तो वो मुझको ठीक है साहब। अब मैं वो लांगरी को ये कह दिया कि मुझको भाई ऐसा है, मुझको सीओ साहब मेरे को कह देता है ना तो मैं ऐसे हाथ खड़ा कर दूंगा, तुम गोली मार देना। तो सीओ साहब ने तो मना कर दिया कि भाई इनको ले जाना। मन क्या करेगा ऐसे करके, मुझको राम साहब ठीक है श्रीमान, मैंने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया और उन्होंने डट 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 फायर खोला और वो छऊ को खत्म कर दिया उधर ही, सबको मार दिया, सबको मार दिया। अब मारते सीओ साहब दौड़े, टोई साहब बोले ये क्या हुआ। अब टोई साहब थे हमारे कर्नल वीरेंद्र सिंह थे, तो वो मेरे को अच्छी तरह जानते थे, तो वो तो हंसने लगे। बोला मरते होते क्या हंस रहा तू? बोले सर ये तो मर नहीं थे। बोला जाटों में दिमाग घुटनों में होता है। बोले हाँ साहब इसलिए तो घुटनों से ऊपर आने बाद जाट काबू में नहीं आता। वो बोलता है, वो बोला ये तो घुटने तक ही है, अगर आज जाता है ना ऊपर जाट में दिमाग तो बोले सर वो किसी काबू में नहीं आता। बोला वीरेंद्र, बोले सर मैं क्या करूं, ये जाट है, मैं तो गलती से जाट, मैं तो जाट हूँ। बोले अच्छा, बोले ठीक है अभी क्या करना है इनको? बोले सर इनको काजी को बुलाओ और इनको दफना दो। बोले और तो क्या, मिट्टी लगा दो, मार दे। शिव साहब बोला दिगंबर तेरा मैं सजा दूंगा। बोले साहब मेरी तो गलती नहीं, मैं तो इसको जवान बोला। मुझे शिव साहब अगर यस बोलते हैं तो मैं हाथ खड़ा कर दूंगा। तो बोले फिर मुझको सर मने से सलूट मारे और वो हाथ थोड़ा ऊपर चलेगा। और इसने सोचे कि भाई शिव साहब ने कह दिया तो जोश में साहब भूल जाता आदमी, गलती हो ही जाती है। तो लांगरी ने कभी उग्रवादी मारे नहीं थे। ये गांव में जाएंगे तो अपने पत्नी को कह सकते हैं ना कि हमने भी उग्रवादी मारे, हम पे और लांगरी नहीं दे के रोटी छापी। तो ये घटना हमने कुपवाड़ा में करी थी। उस टाइम पर मुझे चीफ कन्वेंशन कार्ड मिला था, जो सबसे आगे लगा हुआ है। हाँ, जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तब आप जेल में थे? नहीं तो आप फौज की जेल में भी तो रहे हो। वो श्रीलंका की बात है। हाँ वो बताओ। वो श्रीलंका की ऐसी थी कि वो श्रीलंका के अंदर हमारी 36 आदमियों की मतलब वो एक टीम प्लाटून गई थी हमारी श्रीलंका में। और श्रीलंका में जैसे ही हम गए तो वहाँ हमें 5 राजरेप की को कंपनी, 11 राजरेप की को कंपनी, हमारे राजरेप ग्रुप की जो बटालियन थी ना उसकी को कंपनी में हमारी एक प्लाटून होती थी। तो हम उस टास्क में जाते रहते थे। तो जब पहले श्रीलंका फौज लड़ते लड़ते 6-7 महीने 8-10 महीने हो चुके थे, मुझे पता नहीं था टाइम का। लेकिन उस जगह पर क्या होता है कि वहाँ से लेटर आया था कि भाई वहाँ डिफेंसी पूरी करने के लिए एक एक प्लाटून भेजी जाए श्रीलंका। और बोलो कमांडो कोर्स वाला कोई लड़का हो तो उसको भी भेजा जाए। तो वो कमांडो कोर्स में मैं बेस्ट कमांडो QI ग्रेडिंग कमांडो डैगर लेके आया था बेलगांव से। तो वहाँ तो मेरा इंटरव्यू चला, उधर श्रीलंका वाला का इंटरव्यू चल रहा था। वो एंड्रो बोले कमांडो वाला लड़का है कोई? बोले साहब ये आया अभी दिगंबर बेस्ट कमांडो। बोले ठीक है इसको भेजो, और उसके साथ मेरे को भेज दिया। श्रीलंका चले गए। वहाँ जनरल कलकट साहब थे, तो उनका वो जाते बोले भाई कमांडो कोर्स वाला कोई लड़का है जाऊँगा? हाँ साहब, राइफलमैन दिगेंद्र सर 2 राजरीप, चार्ली कंपनी 8 प्लाटून 5 सेक्शन। बोले ठीक है बेटा, अभी अब 5 राजरेप है आपकी। मुझको ठीक है साहब। तो बोले वो इसको भेज दो। बोले जनरल कलकट का बॉडीगार्ड चलेगा, महीना 1.5 महीना 2 महीना होया 3 महीना पता नहीं चला, ऐसे उस साहब की ड्यूटी कर रहा था। एक दिन ट्रेन को मल्ली से मलाई थी, वो जा रहे थे तो एक पुड़िया थी ऐसी। तो उस पुड़िया के ऊपर से इस प्रकार से क्या हुआ कि अंदर से LTT ने ऐसे बाहर निकला। तो मैंने ऐसे एक के शादी, लेकिन उसके हाथ में हथियार नहीं था। तो मैं सोचा भाई कोई ऐसे शिवलिंग होगा, हथियार तो है नहीं इसके पास में। अब उसने ग्रेनेड काटा ऐसे, वो फेंका, मैंने उसको कैच किया और कैच करते हुए उसी को ठोक दिया। वापस फेंक दिया आपने? हाँ, मतलब उसको ऐसे उसने ग्रेनेड का फेंकना हुआ, मैं उसको कैच करना हुआ और उसी उग्रवादी के यहाँ ठोका। वो बड़ा हमदे फटा, फटते ही उसकी मुंडी हवा में और हम स्पीड से आगे निकल गई। तो उस टाइम जनरल कलकट 4-5 किलोमीटर बाद जाकर रोकता है और वो बोलता है कि भाई ये अरे हौलदार कौरबाल। बोले हाँ साहब।
बोले ये कौन सा जवान था जिसने उग्रवादी ग्रेनेड उग्रवादी को ठोक दिया? बोले साहब ये अपना राइफलमैन दिगेंद्र है। बोले तो दिगेंद्र नहीं, ये तो कोबरा है। उस दिन से मेरा नाम कोबरा पड़ा था। उसके बाद में चलते रहे। फिर एक दिन मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो मैं छुट्टी आया 10 दिन की श्रीलंका से। फिर छुट्टी काट के वापस गया, तो वहाँ मेरी जगह किसी दूसरे जवान को सेट करने गया था जनरल साहब के पास में। तो मैं अपनी प्लाटून में ही चला गया। अब मेरी प्लाटून में से हमारी एक सेक्शन थी जो जिसका कमांडर था हमारा हवलदार कंवरपाल सिंह और करतार सिंह, और हम 4 सिपाही मेरे से जूनियर थे। तो वो ईश्वर बोलता, दिगेंद्र क्या करें बता? मुझे यार बदला लेंगे। बोले उग्रवादी तो वो गए, हम वो गए तो क्या हुआ, ठोकेंगे। तो हमने वो 500 के तो हथियार ले लिए, डेड बॉडी वहीं छोड़ दी और हम उनके पीछे दौड़ना शुरू हो गए। और जैसे जैसे गए तो हमें वहाँ पर मतलब 2-3 किलोमीटर तक वो उग्रवादी गए, तो वहाँ एक कोई MLA का फार्म हाउस था, उसके अंदर हमने घुसते देख लिए उनको। अब जैसे घुसते देख लिए तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो उग्रवादी अंदर गए। वहाँ एक मरा सा संतरी खड़ा था, तो मैं वो ईश्वर मेरे को बोलता, दिगेंद्र सर इसको पूछ तो ले, उग्रवादी इसके अंदर है नहीं, अंग्रेजी में पूछना। मैं हाँ मैंने कही अंग्रेजी आवा है। तो मैं उसको बोले मुझको LTT होम। बोले नो, मुझको नो नहीं है। अब बोले नो, वो बोला नो। तो उसने क्या कि वो नो बोले यार, मैंने LMG का भट्ट मारा उसके यहाँ गर्दन में ऐसे पड़ा, पड़ते अंदर से AK-47 की गोलियां टट शुरू हो गई। मामा को जब झूठ बोलता है, और हमने उसके ऊपर फायर खोले उस बंगले पे। अब उस बंगले के फायर खोले तो फायर के दौरान में वहाँ MLA था, तो वो एकदम गेट खोलता है। गेट खोलते उसी बोले I am MLA, उससे पहले तो बुरुस्ट लग गया था उसके घर में। उसके गोली लग गई और वो वहीं खत्म होगा। अब खत्म होते ही ना मतलब उग्रवादियों को हमने खत्म कर दिया, और उसको पूरा वो MLA को खत्म, और वो गार्ड भी खत्म होगा। मतलब LMG का भट्ट से वो भी खत्म होगा, वो भी खत्म होगा। अब वहाँ से हमारे को ऑर्डर वार ले सेट को, और एक हमारा लहसनायक शीश राम था जो हमारी यूनिट के थे। तो शीश राम ने बोला दिगेंद्र तू कहाँ है, कोबरा कहाँ है? मुझे ऐसे ऐसे मुझे यार ये घटना घट गई। बेवकूफ़ इतने वहाँ MLA का था वो, और वो MLA भी मर गया। मुझे भाई मेरे को पता नहीं MLA था क्या था। बोले तू अपनी फौज को लेकर के वापस डेड बॉडी के पास आ जा, हम पूरे वहीं पूछ रहे हैं। और वो वहीं पर हम ट्रैक्टर लेके आगे वो डेड बॉडी उठाई, वहाँ से उनका दाह संस्कार कराया। और उसके बाद में जनरल कलकट ने मेरे को बुलाया, बोले दिगेंद्र बेटे इतना समझदार कमांडो तने MLA को कैसे मारे? वो सर मैंने नहीं मारे। बोले ना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, और वहाँ मतलब तारों के ऐसे जेल बना ली, जंगी जेल बनाई, मतलब उसमें बंद कर दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए। भाई हमारे क्वाड गार्ड होता है, तो क्वाड गार्ड में तो था नहीं, वहाँ पर कोई पक्का मकान तो था नहीं, तो तारों का जेल में जंगी कैदी बना दिया मैंने। और उसके बाद में कई 15-20 दिन को अफसर आओ, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे। प्रिजनर ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। हाँ प्रिजनर ऑफ वॉर। हाँ तो वो मतलब वहाँ पर सभी अफसर आते, कोई इंटेलिजेंस का आता, कोई रोका था, वो मेरे से पूछता है भाई तूने कैसे गोली मारी, क्या करे क्या नहीं, ऐसे ऐसे पूछते। जैसे आजकल पत्रकार पूछते आपको कैसे फीलिंग हो रहा है, ऐसे वो मेरे को एक अफसर आकर बोलता है जब आपने MLA को मारा तो आपको कैसे फील हुआ? मैं कुछ सर फील फाल तो हम जानते नहीं, हमने तो गोली ठोकी थी। बोला आप बेवकूफ़, तने MLA को मारे? मुझको साहब वो मैं नहीं जानता MLA था कौन था, मैंने मालूम नहीं, तो उग्रवादी बड़े थे उसमें। तो बोले तेरी इतना दिमाग लगाना चाहिए, घर में औरत बच्चे या और कुछ भी हो सकते हैं। मुझको सर अंदर से फायर आया, तो फायर का जवाब फायर से दिया आपने। बोले तेरी गलती है, तेरा कोर्ट मार्शल होगा। मुझे अब होगा तो क्या बताई जाए, होगा लड़ते लड़ते भी अगर मतलब वो कहते हैं ना खाते खाते दांत टूटे तो टूट नहीं दे भाई। हैं तो चलते चलते ठोकर लाग दिए, गोडा फूटते तो फूट नहीं दो। हैं तो वो ही कहानी हुई कि भाई वहाँ से वो उसमें होगा। उसी टाइम हमारे को 36 कमांडो थे जिनको LTT ने ऐसे चारों तरफ से घेर रहा है। यार 72 घंटे हो चुके थे। आपकी यूनिट के 36? नहीं 36 कमांडो को दूसरी यूनिट के थे। अच्छा। और उनके पास एक एक गोली बची हुई थी, एक एक गोली बची। किसी मिशन पे गए हुए थे? मिशन पे गए हुए थे, उनको LTT चारों तरफ से घेर दिया। वो 36 कमांडो बुरी तरह से LTT के कब्जे में आने वाले थे। हाँ। और वहाँ हमारी जो भी यूनिट अटैक मारती, जब टैंक गए तो 11 टैंक उठा दिए वहाँ पर।
जबकि हमने सुना है, ये सच है या झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, कि भाई 71 के वार में हमारे 3 टैंक बर्बाद हुए थे और श्रीलंका में 11 टैंक बर्बाद हुए थे। अच्छा। अर्जुन टैंक, T-20 टैंक थे ना, उनके चीते उड़ा दिए और वहाँ जाने नहीं थे। लड़की MMGO से ऊपर से फायर करती थी, लड़कियाँ बुरी तरह से वो LTT की सपोर्ट कर रही थी, तो वहाँ पर सीधा तो कोई नहीं जाने देता था उन कमांडो को बचाने के लिए। तो वहाँ जनरल साहब ने ऐसे, मेरा यहाँ लगा हुआ था थोड़ी दूर पे, वो ऐसे फ्लाई लगी थी उसके ऊपर वो चल रहा था। एक मेजर शेरावत साहब थे दिल्ली के, तो वो ऐसे फाइल लेके दौड़ रहा था। मैं उनको बोले, मुझको साहब राम राम, कोबरा दिगेंदर, मुझको 36 कमांडो की कुछ मदद करना चाहता है श्रीमान। तो वो 2 कदम आगे बढ़े और पीछे आए, बोले तू क्या मदद कर सकता है, पूरी फौज बेवकूफ़ है। मुझको साहब मेरे पास एक फार्मूला है। बोले क्या फार्मूला है? मुझको सर जो 36 कमांडो वो नदी के किनारे हैं। बोले है, और मुझको मैं नदी में तैरता अंदर जा करके उनको अन्वेषण पहुंचा सकता हूँ 3600 गोली, और उनके बाद 3600 गोली होगी तो वो दुश्मनों को मार मूर के बाहर घेरे से बाहर तो निकल सकते हैं। बोले ये वाह, तू 3600 गोली ले जा सकता है? वो खूब। बोले कैसे? मुझको जब 1 टन की ट्यूब बांधूंगा पीछे पीठों में गाल लूंगा बंडल पूरे के पूरे, और उनको पैक करके ने और तिरताल ले जाऊंगा। मुझको साहब क्या बोझ लागे। अरे बोले वाह। तो बोले ये बात तो जनरल साहब को बतानी पड़ेगी, कैदी है तो जनरल साहब का। तो वो उधर गए, बोले सर गुड मॉर्निंग। बोले गुड मॉर्निंग। बोले सर जो ये कैदी है दिगेंद्र कुमार कमांडो, ये बेस्ट कमांडो भी रिहा हुआ है सर, इसका मैंने वो देखी है पूरी, ये PT कोर्स का बेस्ट स्टूडेंट है और कराटे ब्लैक बेल्ट है सर ये लड़का, और इसके दिमाग में एक ऐसा है कि भाई मैं ऐसे बोले चलो उसको खोलो, ले आओ मेरे पास में। ले आए, उन्होंने मेरे को वो सामान दिया और वो तैयार किया मैंने, और पानी में तैर कर उनको दिखा दिया कि भाई मैं कई घंटे तक पानी में तैर सकता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला, बोले वहाँ कमांडर है जाबर सुबदार, उसको वो 11:01 पे वायरलेस सेट को खोलेगा और अपनी लोकेशन बताओगा तुझे, और 12:01 पे खोला, लोकेशन बताओ। हर 1 घंटे में 12 बजे घड़ी मिला ले, उसकी घड़ी तेरी घड़ी मिला ले। मुझको मिला लिया सर। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ से मैं रात को जाता हूँ, 36 तो बिस्कुट पैकेट लेता हूँ खाने के लिए। हाँ एक ले लिया, वो 36 बताया तो 36 से 38 ले लिया, जो भी आए मेरे पिट्ठू आए वो ले लिया, और 50 वो 72 बंडल ले लिए, वो पूरा का पूरा भर लिया मैंने, फूटाया। 50-55 किलो बोझ हो गया मेरे पास, 55 किलो वजन हो गया। हाँ, लेकिन ट्यूब थी ना तो उसमें पानी में ऐसे तैरता गया मैं अंदर। हाँ। और वो ओड वो उसकी क्या बोलते हैं, कूलर की वो ओड, वो गोल गोल एक वो होती है बॉल टाइप में, उसमें सिरिया से छेद करके उस पर घास लगा के नलके लगा के सांस लेने वाले सिस्टम बना। अच्छा। हाँ, तो उसमें ऐसे मैंने लिया, कानों में बूझना ठोका, नाकों में बूझना ठोका, और मुंह और सांस लेता रही ऐसे। तो आप पानी के ऊपर नहीं तैर रहे थे, नीचे तैर रहे थे? पानी के नीचे, अंदर से गया था पानी में, पानी के। और कितनी दूर तक तैरे हो गए आप? मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर तैरे? हाँ, तो वो वहाँ नजदीक जाने पर तो वो जाने नहीं दे रहे थे उधर, तो पानी के अंदर तो वो कैसे हुआ कि वो बारिश शुरू होगी। अच्छा। जैसे मैं पानी में बढ़िया 1-2 किलोमीटर गया हूँगा, और उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश तो और भी स्पीड हो गई। हाँ, पानी का बहाव बहुत तेज होगा। और जैसे ही मैं गया तो वहां से तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर के लगभग गया, तो मैं किनारे पर ऐसे रुका, एक पेड़ के सहारा लिया, और बारिश को ऐसे करके वायरलेस सेट को खोला। 11:01 पे मैं खोला, वो कोबरा बोले पास, मुझको लोकेशन बोले बाएं किनारे, नदी के बाएं किनारे एक पेड़ पड़ा हुआ है, और पेड़ के ऊपर मैं लेटे हुआ हूँ, यही लोकेशन है। हाँ। ओके रोजर। मैंने उसको बंद करा, मैं गया तो 5 मिनट में वहाँ जाकर उसका ऐसे ही हाथ लगा दिया मैंने। बोले रे भाई क्या नाम है तेरा? मुझे सर मेरा नाम है दिगेंद्र। कहाँ का रहने वाला? मैं सर मेरा गांव झादरा तहसील नीम का, थाना जिला सीकर, राजस्थान का रहने वाला। और बोले यार राजस्थान का मैं भी हूँ, कुछ लिया खाने के लिए? मेरे को तो अन्वेषण दिया 100 गोली आपके लिए। मुझे वहाँ के अफसरों ने यही ऑर्डर दिया, बोले खाने के लिए कुछ नहीं दिया। उधर भी आप मजाक के मूड में थे? हाँ, हमारे सभी फौजी होते हैं। हाँ। वहाँ मतलब सीरियस कोई नहीं होता, वहाँ मजाक में ऐसे मतलब लड़ाई लड़ते हैं वो। जो सीरियस का मतलब तो डरपोक मानते हैं फौज में। अच्छा।
हाँ तभी सारे फौजी मजाकिया होते हैं। अभी हाँ सभी फौजी मतलब लड़ाई में बोले क्या है यार होता है देख लेंगे क्या है, आने जाने वाली चीज होती है, बाप दादा लेगी परदादा चले गए हम भी चले जाएंगे क्या तकलीफ है। तो हम ऐसे डायलॉग मारते बोले फौजी रहे फौज में, फौजन रहे मौज में, रुपया को ना गोज में है। उस टाइम तनख्वाह भी नहीं थी तो मजे ही मजे थे। तो क्या हुआ कि जैसे ही उन्हें बोले यार दिगेंद्र कुछ तो बिस्कुट ले हमको, साहब एक एक बिस्कुट ले आए वो 36 बिस्कुट। तो उनको सबको तो मैंने अन्वेषण दे दिया। मेरा खुद का अन्वेषण था, ग्रेनेड थे और एक पिस्टल थी AK-47। ये लेके मैं उसको बोला मो साहब, बोले हाँ मुझको उग्रवादी किधर है। बोले तू चुप पड़ा रहे ना तो दिखाऊंगे उग्रवादी। मुझको साहब नहीं मेरे मन में उग्रवादी मारने की। बोले इस साइड में बाहर सिर काटते टट्टा टट्टा गोली आऊंगी, समझ भाई। मैं ठीक है। अब जैसे वो बिजली चमकी और मैं वो पेड़ों का सारा लेता लेता और उनका एक टेंट लगा हुआ था ऐसे इस प्रकार से। वो टेंट के सामने 20-30 मीटर के ऊपर एक पेड़ था ऐसे मोटा जी, यहाँ तक तो और ऊपर से दूसरे उसके ऊपर ऐसे जाके ऐसे बैठ गया जैसे घोड़ी पर बैठता आदमी। हाँ। वो पेड़ पर बैठ गया, मैं ऐसे आराम से ऐसे देखा, वो बिजली चमके तो कुछ दिखाई दे, नहीं तो दिखाई नहीं दे। हाँ। मैं ऐसे बिजली चमकी तो उन्होंने देखा वो यार ये टेंट लगा हुआ है और टेंट के दोनों तरफ 2 संतरी है, एक संतरी इधर एक इधर और उनका मोर्चे भी साथ साथ में थे। अब मैंने क्या किया पेड़ में से एक लकड़ी को तोड़ा और वो अगला संतरी को जोर से मारा और वो संतरी दौड़ गया और उसी टाइम बिजली चमकी बहुत तगड़ी। अरे मैंने डर उनका 3-3 4-4 गोली माथा में ठोक दी। वो दोनों खचड़ खचड़ वही बैठ गए और मैं दौड़ के गया और ग्रेनेड लिया और उसकी पिन काटी और वो टेंट में से ऐसे अंदर ठोका और ठोकते ही बड़ाम दे फटा। वो था अन्वेषण डैम। अच्छा। और उसमें आग लग गई बुरी तरह से और वो भी फटा होगा, फिर ब्लास्ट हो गया। वो भी ब्लास्ट हुआ, बुच 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 बुश ऐसे आग होगी। अब वो एकदम से मोर्चे के अंदर से निकल के आऊँ वो पानी में ऐसे दौड़ते हुए LTT और वो डट फायर करे। मैं अपने पेट के सारे शीश लेने गया और जैसे बिजली कड़का टट टट और मैं ठोकू ठट ठट ऐसे, मतलब बिजली का आवाज में आवाज मिला करके मैंने उनके ऊपर गोली मारी। तो मैंने 16 के हेडशॉट लिया। 16 रात को बारिश होते हुए 16 हेडशॉट। 16 को हेडशॉट लिया। अब वो जाबर साहब मेरे को बोलता बेरा दिगेंदर और बेवकूफ है, हमने तो अन्वेषण लोड नहीं किया मैगजीनों में, पर वो कर लियो साहब है। मैं क्या हाथ पकड़ रहा क्या आपका? अबे तो बेवकूफ बिस्कुट भी नहीं खाने थी यार तुमने, क्या कर दिया बोलो। को साहब मैं क्या कर सकता हूँ, लोड कर लो। अब उन्होंने अपना मैगजीन भरे होंगे और मैगजीन भर के फिर उन्होंने गड़ागड़ जैसे बिजली चमका दी गड़ागड़। वो भी वहाँ 72 डेड बॉडी मिली थी LTT की, 72 कैजुअलिटी और हमारे किसी आदमी के खरूज तक नहीं आई। 72 LTT सबसे श्रीलंका सबसे बड़ा ऑपरेशन और बहुत ज्यादा हथियार बहुत ज्यादा अन्वेषण पकड़ा हुआ। वहां से शायद रात को प्रभाकर निकल गया, नहीं तो प्रभाकर वो उसी दिन मार देते। उसको पता चल गया था कि ये छोड़ने वाले नहीं भाई, इतनी दूरी इतने अब इतना तादाद में गोली कैसे आ रही है, इनके पास तो गोली थी नहीं। 2-3 दिन हो गए थे आज। हाँ 3 दिन से चुपचाप बैठे थे। चुपचाप बैठे थे। ये आई कहाँ से, एक से दूसरी फौज आ गई है, पता नहीं चला उनको ये नहीं पता चला कि एक आदमी आया लेके, उनको लगा कि फौजी और आ गई। हाँ उनको ये पता नहीं था भाई एक आदमी अन्वेषण लेके आया। अब उस शक में तो सभी बड़े रहे वो आगे यार ये हुआ कैसे। अब वो तो वो जाने, वो ऊपर चले गए, हम नीचे रहेंगे। वो तो ऊपर भगवान के पास चले गए थे। अब वो क्या सोचे होंगे क्या नहीं सोचे होंगे तो खुद ऊपर वाला ही बता सकता है। अब उसके बाद सुबह जनरल कलकट साहब आया। उस टाइम मैं पेड़ के ऊपर ऐसे बैठे बैठे मेरे को नींद आ गई, थका हुआ था बुरी तरह। हाँ पानी से भी बहुत थकता है। हाँ अब वो जाबर सुबदार ने वो डेड बॉडी ऐसे लगा रखी थी, पूरी हथियार लगा रहे श्रीमान 72 डेड बॉडी थी। अरे बोले वो लड़का कहाँ है? बोले वो दिगेंद्र सर। बोले हाँ इधर ही है। बोले दिगेंद्र दौड़ गया। अब मैं पेड़ पर सुता, मैं पेड़ पर कूद दिया तो जनरल साहब मेरे को देखा, वो आया मम्मी को, राव साहब। बोले हाँ बेटे शाबाश। अरे शाबाश मेरे बेटे, तेरी सारी गलती माफ, सब गलतियों को माफ करता हूँ तेरे को। जा, तेरे को मेडल तो नहीं दिला सकता क्योंकि तेरे रिकॉर्ड खराब हो रहा है, बाकी तेरे को बेटा मैं आज मेरा दिल यह करता है कि तेरे को सबसे बड़ा मेडल दूँ, परमवीर चक्र दूँ तेरे को। लेकिन बेटा अब क्या बताऊँ, तेरा नाम देते ही नाम कोर्ट मार्शल पहले होगा तेरा। तो वो
मैं कहा साहब मेरी गलती माफ़ कर दी भाई, बहुत 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 धन्यवाद मोहन साहब, राम साहब। मैं बोला ठीक है। तो वो जाबर मुझे बोले कितने मारे इसने? बोले साहब 16 मारे इसने। जो स्टार्ट में गोली मारी वो इसी ने मारी, क्योंकि ये मतलब जब बिजली चमकती थी ना, जैसे इस तरह के ठक एक गोली मारता फिर बंद। तो इसका मारने वाला तो मर जाता, दूसरे को पता नहीं गोली कहाँ चाहिए। ये बहुत चालू है साहब ये लड़का। बोले कैसे? बोले ये अपने आप को बचाता है और जिसको मारा उसको खत्म। अब पड़ोसी बता नहीं सकता, दूसरा पड़ोसी ठोकता है वो भी खत्म। और ये जब बिजली चमकती है ना तो पहले लाइट आती है, तो ये शीश ले लेता है जी, और जैसे लाइट आई ठक दबाता उसी टाइम बिजली की आवाज आती है। तो इसकी आवाज का भी नहीं पता चला कि ये गोली फायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोले ये इतना तेज लड़का है? बोले साहब है। बोले अच्छा। बोले साहब इसकी गोली का हमने ही नहीं सुना कि वो गोली फायर कर भी रहा आगे, लेकिन बाद में एक बार मैंने देखा इसको गोली का 16 पाट रहा था, बोले AK-47 का, और उधर आदमी का लाग रही, तो मेरी नजर ऐसे पड़ी, देखा कि हाँ ये लड़का तो हेडशॉट ही मारता है, एक ही गोली फायर करता है फिर बंद। फिर वो जो बिजली का इंतजार करता रहता, राइफल को ऐसे करता रहता, बिजली जैसे बिजली ऐसे चमकती है फिर ठोकता है। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? उधर ही आगा वहीं ऑटोमेटिक, पहले तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। वो बिजली ऐसे लाइट आई तो मैं शीश लिया, तो सामने आदमी आगा, मैंने ठक ठोक के उसी टाइम मार दो यार। तो मैं यार अपनी राइफल तो आवाज ही कौन करी, पर वो उसी टाइम मिल गया मेरे को कुदरती आइडिया। तो इस प्रकार जो हमारा वहाँ मेरे को फिर चीफ कॉन्वेशन कार्ड मिला है मेरे को, COAS कमांडेशन। हाँ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से। इंडिपेंडेंस डे का बात है तो हम कारगिल वॉर के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। जी जी। जितना मैंने सुना है कि पहली जो जीत थी कारगिल वॉर में वो आपने जिताई, आपकी और आपकी टीम ने मिलकर। हाँ बिल्कुल, हमारी टू राजरीव का सबसे तगड़ा काम टू राजरीव का ही था। तो कैसे आप कारगिल में पहुंचे, कैसे आपने? हमारी बटालियन दोबारा दुर्गमुल्ला सेक्टर में तैनात थी, और 13 मई को मैंने 4 कश्मीर में। हाँ जम्मू, 13 मई को 4 उग्रवादी मारे थे मैंने वहाँ। हाँ जी। तो उसके बाद में वहाँ हमारी तहलका मच गया था कि यहाँ टू राजरीव दोबारा आ गई इस इलाके में, क्योंकि हमारी बटालियन टू राजरीव जहाँ भी जाती है आज भी और पहले भी, हमारी बटालियन फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है। हमारा जो मोटो है ना वो वीर भोगा वो सुंदर है, यानी इस धरती पे वीर हर चीज का भोग विलास कर सकता है, कायर किसी चीज का भी नहीं कर सकता। हमारी बटालियन फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विजेता यूनिट है। कारगिल युद्ध में 4 महावीर चक्कर और 48 में 1 महावीर चक्कर और 18 वीर चक्कर और 128 सेना मेडल टू राजरीव के नाम है। और खिलाड़ी एशियाड तक के खिलाड़ी, तगड़े तगड़े खिलाड़ी हमारे टू राजरीव, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, अर्जुन अवार्डी और कई खिलाड़ी दिए। तो 13 मई 1999 को हाँ आपने 4 मिलिटेंट मारे। 4 मिलिटेंट मारे थे। ठीक है। हाँ, दुर्गमुल्ला के मैंने सदगंगा नाम की जगह थी वहाँ। अच्छा। और उसके बाद में 31 मई को हमारी बटालियन को वहाँ से मुंह का ऑर्डर मिला कि कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है और आपको वहाँ जाना है। हमारी बटालियन चली गई वहाँ पर। वहाँ हमारे को 36 घंटे का मूवमेंट मिला था। हम 24 घंटे में तो सोनामार्ग पहुँच गए। अच्छा। और सोनामार्ग से हमने थोड़ा बहुत क्लाइमेट शूट किया, फिर द्रास में पहुँच गए। द्रास में जैसे ही पहुँचे तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वेद प्रकाश मलिक साहब आए और रोड पर से ही बोले टू राजरीव आ चुकी है क्या? मैं यस सर। तो वहाँ पर मतलब दौड़ के गए तो वो सीओ साहब को, तुम्हारे सीओ साहब को बुलाओ। तो वो जवान दौड़ के गया और सीओ साहब को बुलाया। बोले कर्नल रविंद्रनाथ। बोले यस सर। बोला सबसे बहादुर बटालियन की गिनती में आपके बटालियन का नाम लिया जाता है। आपका कारगिल युद्ध के युद्ध भूमि में आपका स्वागत है। बोलो थैंक यू सर। बोले आप जाइए, आपको तोलोलिंग पे टू राजरीव को कब्जा करना है और 3 दिन बाद में आप रेकी करो 3 दिन तक, और 3 दिन बाद में आपका दरबार लिया जाएगा। कोई शक? बोलो नो सर। तो बोलो ठीक है। अब सीओ साहब ने फटाफट बोला एसएम साहब, ऐसे साहब। बोले हाँ। बोले ओ ग्रुप को क्लोज करो फटाफट। तो उसने पूरा ओ ग्रुप होता है हमारा, उसको क्लोज किया। ओ ग्रुप के अंदर होता है जो सेक्शन कमांडर से लेकर जितने कमांडर होते हैं ना वो कमांडर होते हैं उसमें। अच्छा। उसमें जवान और सपोर्ट वो कुछ नहीं होता। जब मैं घातक प्लाटून का
बोला हवलदार की ड्यूटी करता था उस टाइम पे। तो मैं भी वहाँ खड़ा होगा जा करके रे वो ग्रुप में। तो गया शिव साहब बोला दिगेंदार मेरे साथ चलेगा तू, घात तक है ना? मैं हाँ साहब। बोला ठीक है गाइड होगा तू, तलोलिंग पर सबसे आगे तू चलेगा। मैं ठीक है साहब। हम वहाँ रेकी करने के लिए चले जाते और पूरा तोलोलिंग की रेकी करी हमने, 1-2 दिन लगे उधर रेकी करके ऐसे थी। इस प्रकार से वो तोलोलिंग थी, इधर हिंदुस्तान और इधर इस साइड में पाकिस्तान। तो इस यहाँ से हमने चढ़ना शुरू किया ऐसे 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 करता करता, और यहाँ तोलोलिंग के ऊपर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर पीछे तक वहाँ पर दूसरी बटालियन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यानी 1 किलोमीटर नीचे। तो वहाँ पर हम गए तो उस बटालियन के कुछ जवान वहाँ पर लगे हुए थे, मोर्चा संभाले हुए थे। तो उनसे जार पूछा मुँह भैया तोलोलिंग कौन सी है? बोले वो ऊपर वाली है, पर बोले कोई नहीं कब्जा कर सकता इस पर। क्यों? बोले हमारी बटालियन नहीं करी तो दूसरी भी नहीं करेगी। मुँह बेटा वो तेरी सोच है, तेरी शक्ल भी अलग है, मेरी अलग है, तेरा काम करने का तरीका अलग है, हमारा भी अलग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो तुम नहीं करा वो मैं नहीं कर सकता, और जो हम कर दे वो तू नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं यहाँ से जाता हूँ नीचे जा करके पूरा दूरबीन से पूरा देख करके आ जाता हूँ। आ करके नीचे आए शिव साहब, हम नीचे आ गए सारे के सारे। शिव दरबार हुआ तो उससे पहले मैं शिव साहब बोले सर मेरी एक प्लान है। बोले क्या? सब अपनी अपनी बता रहे थे, जितने भी सेक्शन कमांडर थे हवलदार जितने सब बता रहे। मैं वो सर मेरी एक प्लान है। बोले बेटा बता क्या प्लान? वो सर अगर पीछे से रस्सा बांध करके ऊपर चढ़ जाए तो? बोले वो कौन चढ़ सकता है? मगर सर मैं, मेरा माउंटिंग वेलफेयर कोर्स है यही का। हाँ सर हमारे का माउंटिंग वेलफेयर कोर्स क्या हुआ है मेरा, और बेस्ट स्टूडेंट हूँ मैं, और इन पहाड़ियों में मेरा बहुत बखूबी पहले से मेरे को पता है। तो बोले क्या चाहिए? मैं सर किट चाहिए मेरे को। बोले वो जनरल साहब से मांगना तेरे को जो चाहिए पर्ची पे लिख कर दे मेरे को। मैंने वो पर्ची पे दिया, मैं साहब ये सामान चाहिए मेरे को। बोला ठीक है। उन्हें जनरल साहब ने दरबार लिया, बोले ये टू राजरे फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस यूनिट है ये। बोले राजरेप के वीर हो, काल के भी काल हो, तुम महाकाल हो, कूद तो युद्ध भूमि में करते हो लाल हो तुम। ए मेरे लालो आज दिखा दो हिंदुस्तान को टू राजरेप क्या है। किसी जवान को मेरी से कोई सहायता चाहे किसी प्रकार की, वो बेफिक्र होकर खड़ा होकर बोल सकता है ना। कोई कौन बोला वो सन्ना राजा में खड़ा है। वो सर जय हिंद, बेस्ट कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी, नायक दिगेंद्र कुमार, सेना मेडल डबल चीफ कमिश्नर उर्फ कोबरा। बोले हाँ बेटा दिगेंद्र तो 4 उग्रवादी मारे थे, वही दिगेंद्र है तू? मुझे हाँ साहब। हजरत बल में तगड़ा काम किया, वही दिगेंद्र है? मुझे हाँ साहब। तो बोले बोल बेटा। मुझको सर मेरे को ये पर्ची में सामान ये रस्सार ये सामान चाहिए। बोले ओके मिलेगा। तो मैंने 4 तो इंजेक्शन लिख रहा है कि तो उसमें जो थकते नहीं है वो। हाँ। और मतलब वो किट पूरा पूरा दिल्ली मानेसर से गया वो। हाँ। और वो पूरा पूरा किट मिला मेरे को, और मैं 14 घंटे में रस्सा बांध दिया। अच्छा। और 14 घंटे में जैसे मैंने जितने भी वहाँ सपोर्टिंग हथियार थे उनको ये बोला मुझे डायरेक्ट फायर चाहिए, और उसके ऊपर डायरेक्ट फायर होता रहा। तो मेरे साथ में सुबदार बाबूलाल, सुबदार सुमेर सिंह राठौर, CHM यशवीर नायक, सुरेंद्र नायक, चमन लाल नायक बच्चन, और मेरा कंपनी कमांडर भी आगे बैठ गया। बोले भाई दिगेंद्र क्या कर रहे हैं? मेजर विवेक गुप्ता। मुझे सर रस्सा बांध रहा हूँ। तो उसने देख लिया, बोले यार ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है दिगेंद्र। गुप्ता साहब बोले दिगेंद्र तू ये रस्सा बांध कर, तू अगर गिर भी गया और कुछ होगा तो हम चढ़ जाएंगे। मुझे नहीं साहब चढ़ूँ तो महंगा गिरूंगा क्यों? तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उधर रस्सा बांध के मैं नीचे आ गया। नीचे आते ही हमने शिव साहब को बता दिया था। शिव साहब बोला दिगेंद्र ये बेटा काम तू ही कर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बता। वो सब मैं हाँ बोले बता दे, क्या लड़ाई है कोई बात नहीं। अरे क्या बात है, बात बता कौन सा गुना है? मैं को सर कोबरा 411 टाइगर इंडिया हुआ। और बोले बोल मेरे बेटे भगत सिंह। वो भगत सिंह बोले इसका मतलब तो कोड वर्ड में बात कर रहे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। मैं कहा सर असेंबली में बम फेंक दिया। बोले वाह मेरे बेटे तुझे 24 घंटे पहले हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री मुबारक हो। 24 घंटे? इसका मतलब 10 जून होगी तो 12 जून को अटैक मारा जाएगा। वो समझ गया। वो शिव साहब कोड वर्ड में बोल रहे हैं। तो शिव साहब बोले क्या हुआ? मुझको सर 12 जून को अटैक मारना। बोले तेरे को किसने बताया? मुझे चीफ ने। बोले वो कैसे? मुझको मैंने ऐसे बोले। मुझको सर बोले बोल मेरे बेटे भगत सिंह ना। मैं सोचा शिव साहब कोड वो जनरल साहब कोड वर्ड में बात कर रहे तो मैंने मुझे असेंबली में बम फेंक दिया। इसका मतलब मैंने जो काम किया रस्सा बांध दिया। हाँ। इसका मतलब वो भी समझ गया कि रस्साबंदी का। हाँ। रस्साबंदी का तो कुछ और कर सकते हैं। मुझको ठीक है। तो बोले बेटा 12 जून को ही मारना है। ठीक तो
तो 24 घंटे में तो 11 जून ही हुई। नहीं 48 घंटे 48 घंटे उन्होंने बोला होगा। 48 घंटे बोले थे। बोले वाह मेरे बेटे 48 घंटे पहले तुझे हिंदुस्तान की पहली कामयाबी मुबारक हो। 48 घंटे बोले थे, सॉरी करेक्शन, वापस जाता हूँ इसके लिए, जल्दबाजी में निकल गया। तो वो क्या हुआ कि वो तो 12 जून की 2 दिन बाद हमला करना है, 2 दिन बाद हमला करना है। तो हमने पूरा अन्वेषण, हमारे फाइटिंग पोर्टर जैसे हमारे कुक थे, हमारे बाबू थे, हमारे ट्रेड्समैन थे, उनको सबको हमने अन्वेषण पर लगा दिया। ठीक है। और वो पूरे के पूरे अन्वेषण ढोते रहे ऊपर, अन्वेषण खाना पीना सारा हमने फायर बेस बनवा लिया हुआ पीछे तोलोलिंग पे। तोलोलिंग पे फायर बेस बनाने के बाद में पूरी बटालियन ऐसे रेडी हो गई। अब सबको शिव साहब बोलता है, बोला तुम तैयार हो, ए जाटो तुम तैयार हो, चार्ली कंपनी, ब्रा कंपनी, बोले हाँ, अल्फा कंपनी राजपूत तैयार है, डेल्टा कंपनी राजपूत तैयार है, बोले यस सर, फोड़ेंगे दुश्मनों को। बोले शाबाश मेरे बहादुर बच्चों, 13 जून को हिंदुस्तान की पहली जीत, 2 राजदेव का नाम लिखने वाले बहादुर जवानों, शाबाश। बोले गॉड, तगड़े रहो। उन्हें ये बोला। फिर उसके बाद मेरे पास आता, बोले बेटा तेरी क्या प्लान? मैं बोले सब हम ऊपर। तो बोले तेरे साथ गुप्ता साहब जाएंगे, मैं चार्ली कंपनी कमांड करूंगा, चार्ली कंपनी कमांडर की जगह मैं खुद रहूंगा। और वो सीओ साहब अटैक में शामिल हो गया, हमारे कर्नल रविंद्रनाथ चार्ली कंपनी के साथ में, और हम घातक वाले उधर गए। तो मेरे साथ मेजर विवेक गुप्ता, सुबेदार बाबूलाल बाकर, सुमेर सिंह राठौर, शेर समेशवीर नायक, चमन नायक सुरेंद्र, लसनायक बच्चन, राइफलमैन जसवीर और हौलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, ये 9 साथी घातक में ऐसे थे हम। तो वो यहाँ से चढ़ना शुरू हुए, जो पीछे रस्से से चढ़ने वाले, पीछे रस्से। हमारे को यही टास्क था कि यहाँ LMG लगा के दुश्मन को इतना डिस्टर्ब करते हो कि अटैक पीछे से आ रहा है, तो दुश्मन अपनी गनों को काटेगा, पीछे करेगा, इतने हम अटैक बोल देंगे। हाँ, डिस्ट्रैक्शन करना था आपका काम। हाँ, वो काम, ध्यान भटकाना था, ध्यान भटकाना था हमारा। हाँ। अब क्या होता है कि वहाँ ध्यान भटकाने के लिए तो वो बाबूलाल बोलता है, दिगेंदर कितनी दूर है यहाँ से? मुझको 15-16 मीटर। बोले उनके पास कितनी गन है? मुझको पता ही नहीं, 30 है, 40 है, 50 है। 39 तो HMG मिली थी और 39 वो UMG उधर, जो 1 मिनट में 800 से 1000 राउंड फायर करते। इतना तगड़ा मोर्चा बना रहेगा पाकिस्तानी फौज ने। अरे बाप रे। हाँ, अब जैसे बाबूलाल का दिमाग बढ़िया काम करे, उसने ये बोला, दिगेंदर मेरे बच्चे यहाँ रुकना नहीं, ग्रेनेड अंदर ठोकेंगे। मुझको सर पहला बंकर बर्बाद कर दूंगा मैं। तो बाबूलाल बोलता दूसरा मैं, शेर समेशवीर बोला तीसरा मैं, वो क्या मेजर गुप्ता बोला चौथा, 5वां मैं रहे छे, सुमेर सिंह राठौड़ बोलता छठा मैं, सुल्तान नरवारिया, ये सब के सब बोले बांट लिया हमने। वो फर्स्ट बैंकर में बोला, और बोले कोई बचेगा तो हमको जो अपने बचेगा वो उड़ा देगा उसको। तो हमने 12 जून की रात को ये चले, मेरे साथ 18 हैंड ग्रेनेड, AK-47 और एक पिस्टल, एक कमांडो टाइगर जो साइनाइड में डबा होता है, जो आदमी को टच करते ही ऊपर चले जाता है, वो साइनाइड में होता है, जहर फैल जाता है, जहर फैल जाता है। तो वो सामान लेकर के ने हमें, और 12 जून की रात को चढ़ते हैं। और जैसे मैं शाम की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ता हूँ, तो दुश्मन की जो झांकी होती, जो बैंकर्स था, उसमें ऐसे गन लगी हुई थी, उसको गन को ऐसे पकड़ता हूँ और अपनी तरफ जैसे ही खींचता हूँ, उसने फायर करता है। पहले गोली यहाँ लगती है और 3 गोली यहाँ लगती है सीने में, छाती में। हाँ, छाती में 3 गोली, 1 2 3 यहाँ लगती है, और 1-2 गोली AK-47 में लगती है, वो भी छूट जाती है। अच्छा। और वहाँ मेरे को धोखा, मुझको दिगेंदर आ तो दुश्मन एक भी नहीं मरा। और मैंने ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन काटी, 1 और 2 और धड़ अंदर ठोका। वो अंदर से जैसे गया बड़ाम दे फटिया, या अल्लाहु अकबर, काफर काटे एक मरया तो अच्छा, एक भी मरे हो। और उसमें 6 मरे, 5 मरे, 4 मरे हुए, मुझे पता नहीं। और वो बैंकर को धूं धां उड़ा दिया। उसके बाद मेरे जो 9 साथी थे वो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते, वो तो उनका मेजर अनवर खान था, बोला या अली दुश्मन का चौथा हमला भी पहल करेंगे, साथियों काफरों को चुक चुक के मारो। वो तो बोले या अली, अपने वाले बोले बोल राजा रामचंद्र की जय, बोल बाबा बजरंग बली की जय। अब वो बोले या अली, अपने वाले बोल बजरंग बली, डड 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 सपरे शुरू। और हमारे 9 साथियों ने उनके 30 आदमियों को कचरा कर दिया, कचरा ही कर दिया, कचरा टोटे टोटे कर दिया। लेकिन मेरे साथियों के किसी के 10 के 15 20 गोली लग गई मेरे साथियों की। और वो कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में, कोई 20 मिनट में, कोई सुबह 4 बजे तक। सुबह साहब सुबह 4 बजे लास्ट में शहीद हुए थे।
अच्छा। तो वो, और वो उनकी आवाज आज भी मेरे दिमाग में गूंज रही है कि दिगेंदर इन कुत्तों को मत छोड़ना, तेरी पोजीशन बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं दुश्मन की गन ऐसे फायर कर रही है, उसके आगे ऐसे दीवार है और दीवार के आगे खाड़ी होती है जिसको क्रोड रेंज बोलते हैं, वो क्रोड रेंज बच गया मैं। और इधर से अपने वाली फौज फायर करती है तो भी गोली नहीं लगे, और वो करे तो भी नहीं लगे, क्योंकि दोनों के बीच में हूं मैं इधर। अब मैं अपना यहाँ फर्स्ट एड किया और ठंडा दिमाग से ग्रेनेड निकाला और ऐसे 1 2 और अंदर ठोक दूं, पीछे अंदर, हाँ अंदर धड़क दे ठोको, अंदर ब्राम दे पड़ा, अल्लाह खुदा हमको जात्री। उस टाइम पर गाड़ी गुली चलती थी, मतलब अब इसमें तो नहीं बोल सकते ना। तो वो हमारे को गाड़ी काट रहे, हम उनको काट रहे थे, अल्लाह खुदा हमको जात्री। और दड़ादड़ करके हमने वो दुश्मन के 11 बंकर उड़ा दिए सुबह तक मैंने। अब किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली काट रहा है, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकल। मैं कि कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा। और पीछे गया तो मेरा एक साथी लहसना, एक बच्चन जिसके सिर में गोली लाग रही, वो बोला कोबरा सार LMG ले ले। उसको ये पता LMG में दिगेंद्र गोल्ड मेडल है, अगर एक बार पंजा टिक्का दिगेंद्र का LMG पे तो वो 6 फुट खड़े पानी में रोक सकता है, इतनी कैपेसिटी थी मेरी। अच्छा, फायर पावर से 6 फुट पानी ने खड़ा रोक देता, इतनी का कैपेसिटी थी फायर पावर की मेरी। तो उसको पता था, और मैंने LMG ली, उसके अंदर एक गोली थी। वो मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, उसके पीछे चढ़ा, वो मेजर अनवर खान संभाल सुअर की औलाद, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता। और मैंने जैसे गोली फायर करी, उसने अपनी पिस्टल काटी, 10 गोली मारी जो मेरे यहाँ पैर में लगी, बेल्ट के ऊपर। और मेरे उस मैगजीन में एक ही गोली थी, मेरे साथी ने पहले ही फायर कर ली थी। तो वह एक गोली फायर करी, वह उसके पिस्टल में लगी, हाथ में लगी, वो छूट गया। उसने डाई मारी सीधी मेरे ऊपर ऐसे, और बोलता है हिंदुस्तानी कुत्ते। उसने तो ऐसे बोला हिंदुस्तानी कुत्ते, मैंने उसका टेटवा पकड़ा यहाँ से, और वो गटर गटर बोला हिंदुस्तानी कुत्ते मुझे छोड़ दे। मुख्य उपरात मारा, छोड़ दू भाई, रिश्तेदारी मारे तो छोड़ भी सकते हैं। अब उसका टेटवा वो गुड़ता गुड़ता नीचे, वो मेरे से छुटागा। अब मैं छुटा दे, मैं खड़ा, तो ये टांग मेरे को ऐसे मतलब 11-12 करने लगी बस। तो मैं काटी, 11-12 करने लगे, मतलब ऐसे बबलिंग करने लगी ऐसे। अच्छा, बबलिंग, हाँ बबलिंग करने लगी, अलाइनमेंट खराब हो गया, अलाइनमेंट खराब होगा मतलब चेचस का। तो वो क्या हुआ कि मैंने वो कमांडो टाइगर काटा, नीचे बैठा और डाई मारी सीधा ही सीधी। और डाई मारने के बाद में मतलब उसके ऊपर ऐसे झपटा, वो नीचे गिरा और उसको गर्दन को बाचते काटी। वो बोले आ, उसकी मुंडी काटी, उसको फेंका दूर। मेजर अनवर खान, वो इतनी जीभ बाहर ना रही, वो मेजर अनवर खान बोल कुत्ता तू या मैं। लेकिन उस दिन वो बोले ही नहीं बेचारा, वो बोले नहीं, फिर उसके बाद में नहीं बोला कभी भी। और फिर भारत माता जय बोलता हुआ, वो दाढ़ी वाली फोटो मेरी उस टाइम बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और वो अमेरिकी सैटेलाइट में आ गया। इसलिए भारत सरकार ने मेरे को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने बताया कि देख बेटा तेरे कारनामा, और तेरे इसलिए भारत सरकार तुझे महावीर चक्र देती। उसके बाद में जैसे मैं श्रीनगर हॉस्पिटल आया, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मेरे को 3 थप्पी मार के कहता, वाह रे मेरे कलयुग के कर्ण बली, तने 48 मारे। मगर हैं मैंने 48 मारे? जब वो डॉक्टर बोलता है कि बोले आपको पता नहीं? मगर नहीं सर, हम तो ठोक रहे थे, हम तो गिनती तो नहीं करी कितने मारे, किसने मारे, कितने मारे। वहां पे कितने लोग थे? 48 कैसे मारे आपने? हाँ 11 बैंक रूम। अच्छा, 11 बैंक उड़ा दिए, मेरे साथियों ने 30 मारे। उस तोलोलिंग पे सुबह पता चला कि 100 डेड बॉडी है। तोलोलिंग की पहाड़ी पे? तोलोलिंग पहाड़ी पर दुश्मनों की 100 डेड बॉडी थे। हमारी टोटल मतलब 10 डेड बॉडी थी। एक 18 ग्रेनेडियर के राजेश अधिकारी साहब की डेड बॉडी थोड़े 1 किलोमीटर नीचे थी, और हमारे 9 साथी थे जो शहीद हो गए। उसके बाद में उनकी 100 डेड बॉडी थी उधर। हमारे साथी जो बाद में मिलते थे ना, जब ठीक हो गए तो वो बताते हैं कि भाई दुश्मनों का तो वहाँ भुरता बना रखा था। और आप लोग कितने लोग गए थे, चढ़े थे ऊपर? हम 250 कमांडो तो सामने से थे। चार्ली कंपनी अटैक में थी, उसका रिजर्व ब्रो कंपनी थी। इधर डेल्टा कंपनी बर्बाद बंकर की तरफ से, उसकी रिजर्व अल्फा कंपनी थी। और हमने पूरा पोस्ट पर कब्जा कर लिया। और 12 जून की रात को, 13 जून को सुबह हिंदुस्तान की फर्स्ट विक्ट्री, मेजर अनवर खान की मुंडी काटी और उसी में झंडा गाड़ दिया। और 13 जून को फर्स्ट विक्ट्री मिली टूराज रेप के नाम से। ये है आपके उस समय की फोटो? हाँ,
दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को। हाँ, उस टाइम पर दाढ़ी रखता था मैं। तो फौज में तो दाढ़ी रख ही नहीं सकते। मैं ब्लैक हेड कमांडो में था ना, तो उस टाइम पर रख सकता था, आपको अलाउड थी? अलाउड थी। और जनरल कलकट ने मेरे को अलाउड कर दी थी। मैं फौज में आधी पर दाढ़ी रखी, आधी पर नहीं। हाँ, यही है वो दाढ़ी, दाढ़ी वाली फोटो यही है। ये बड़ी क्यों नहीं होती है ना? बड़ा करता हूँ। हाँ, ये वाली, हाँ ये वाली है। वो तो कैमरा में दिखाओ, कैमरा में। हाँ ये वाली है वो उस टाइम की। याद करते उस समय को आप? हाँ, मतलब इस महल को देखने से पता चलता है खंडहर पहले काफी सुंदर था। नहीं, आप अभी भी काफी सुंदर हो। नहीं, देखो जवानी तो दीवानी होती है। अच्छा। जवानी तो अलग चीज होती है, बचपना अलग चीज होती है, और बुढ़ापा अलग चीज होती है। अगर ये मतलब जो बचपना आया है तो जवानी आओगी, और जवानी आई है तो बुढ़ापा होगा, और बुढ़ापा खत्म होगा तो मृत्यु आओगी। मृत्यु आएगी, और मृत्यु के बाद में कुछ एक चीजें रहती है बंदे की, जो कार्य किए हुए है ना उनको लोग याद करेंगे, वो मरेगा नहीं। कुछ आदमी मृत्यु के बाद भी मर जाते हैं, कुछ मृत्यु के बाद भी अमर हो जाते हैं, जिंदे रहते हैं। जैसे भगत सिंह, उधम सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वो बलिदानी जिन्हें बताते हैं 4,32,800 आदमियों ने 190 साल में ऑन रिकॉर्ड अंग्रेजों ने फांसी तोड़े थे। तो ये हम गणतंत्र दिवस 79वां गणतंत्र दिवस आज मना रहे हैं, नहीं तो हमारे कौन मनाने देता। तो वो अमर बलिदानियों को याद करने के लिए 15 अगस्त 26 जनवरी को हम उनको याद करते। आज देश के हर जगह पर तिरंगा तिरंगा, जय हिंद, वंदे मातरम हो रही है, तो उन वीरों की याद कर रहे हैं ना लोग, और करना भी चाहिए। कुछ लोग गांधी जी की काट करते हैं और देखो, कुछ लोग भगत सिंह की काट करते हैं। देखो, काट तो किसी की भी कर सकते हैं, क्योंकि काट करना एक मनुष्य की फितरत है कि भगत आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा, और जमाना है बिल्कुल बेढंगा। भगत आदमी दुख पाता है और करता है मौज लफंगा, और जमाना है बिल्कुल बेढंगा। सारी दुनिया भर के अंदर आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। पाप के पश्चाताप कहीं नहीं पश्चाताप हुआ, कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ, क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहनों या मनिष्ठ खुद आप हुआ, होकर के लंबरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुआ दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। भक्त आदमी दुख पाता है, करता है मौज लफंगा। तो आज जो चले गए, एक बात मानू, जो आदमी चले गए धरती पर नहीं, उन्होंने अच्छा काम किया नहीं किया, कुछ भी किया, तो क्या ये देश बेवकूफ था जो गांधी की फोटो हंसते हंसते की लगा रखी है किस पर, नोटों पे? मैंने कल 500 का नोट पेज देखा, वो गांधी जी हंस रहे। एक लड़का बोलता है, बोले सर गांधी जी हंसते क्यों है? अरे बेवकूफ, अगर ये रोते तो नोट गिले नहीं हो जाते वो नोट गिले नहीं हो जाते। तो देखो, आज कुछ भी कमेंट कर सकते हैं लोग, भाई भगत सिंह अच्छा था, राजगुरु अच्छा था, सुखदेव अच्छा था। अरे जो 23-23 साल के बच्चे इस आजादी के दीवानगी के अंदर अपने आप को समर्पित करके देश को, आज उसके बारे में कमेंट करते हैं लोग। गांधी जी ने भी देश को जगाया था, इकट्ठा किया था। गांधी जी ने कुछ तो किया था उसने, ये नहीं कि उसने हमारे पर उसने आंदोलन नहीं किए, बिल्कुल। तो छोड़ा बहुत गिरा होगा। आप कहते हो, तुम ये कहते हो गांधी जी ने अकेले ने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? सुभाष चंद्र बोस था, उसने क्या किया था? उसने आजाद हिंद फौज खड़ी करी थी, 60,000 सैनिकों की बटालियन खड़ी करी थी उन्होंने, और 60,000 में 26,000 तो शहीद हुए थे, जिसमें मेरा नाना भी था एक, मेरे बाप का गोली भी लग रही है उसी आजाद हिंद फौज में। तो मैं तो आज पूरी जानता हूं, पूरी स्टोरी। मेरे तो पिताजी ने बचपन में मेरे खोपड़ी पर दी थी कि बेटा आजाद हिंद फौज का सिपाही हूं मैं, और तेरे को ऐसा वीर देखना चाहता हूं कि दुनिया तुझे याद करे। तो ये बातें बचपन माँ बाप ने, जो हमने 7 पीढ़ी से लगातार हम देश की सेवा कर रहे हैं, तो ज्ञान नहीं होगा क्या? जिसके परिवार में आजकल देख लो ना, 2-3 पीढ़ी से आईएएस बन रहा है, उसका बेटा भी आईएएस बन रहा है, उसका पोता भी आईएएस बन रहा है। एक फौजी है, उसका बेटा फौजी बन रहा है, उसका पोता ही फौजी बन रहा है, पोता ही फौजी बन रहा है। एक मास्टर बन रहा है, उसका बेटा मास्टर बन रहा है। ये तो उनको क्या होता है कि एक वो हो जाती है,
अब आपका दादा फौजी था, आपके पिताजी भी फौजी है, हाँ, और अब आप पत्रकार है, तो ये अब चेंज हुआ है ना। क्या आपने देखा है कि भाई बहुत सेवा कर ली, अभी तो कुछ एंजॉय कराया जाए? ऐसे ही हमने अभी नहीं, पर मेरे पास अभी मौका है सीडीएस का। हाँ, सीडीएस का मौका तो जाना चाहिए आपको, मैं तो चाहता हूँ। पर ये भी तो अच्छा काम है ना, अगर हम हमारे यूथ को किसी माध्यम से कुछ सिखा देखो सकते हैं। सबसे अच्छा है गुरु को भगवान से बड़ा बताया, गुरु ने भगवान का रास्ता दिखाया। बिल्कुल। और कुछ मोटिवेशन से अगर देश का यूथ सुधरता है ना, तो करना चाहिए, वो प्रयत्न मनुष्य को करना चाहिए। इसीलिए मैंने इस बार क्या किया, कुछ सवाल जी जो पूछिए। क्या है, वायरल चलती रहती हैं चीजें आजकल। आप अच्छा। देखोगे इंटरनेट पे चीजें वायरल हैं, अच्छा, क्या है? मतलब बहुत सारे लोग देखते रहते हैं उन चीजों को। जी जी। तो मैं उन चीज के बारे में एक हमारे असली हीरो की राय जानना चाहता हूँ। हम्म, अभी हमारे एक प्रेमानंद जी महाराज हैं हम्म, वृंदावन में, जी जी। वो कहते हैं जप नाम करो। उन्होंने एक बात कही कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना खराब है, शादी से पहले, फिर उनको शादी के बाद दिक्कत होती है। तो इस बात से जो युवा है उन्होंने उनकी काट करी कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो। देखो हमारे देश के युवा है ना, वो रास्ता भटक गए। मुझे एक बात बताओ, उस युवा से पूछना चाहता हूँ, रिलेशनशिप के अंदर लड़की को रखना, यानी पत्नी बना के रखते हैं, हाँ, और फिर उसको छोड़ देते हैं, तो वो तो सेकंड हैंड होगी, हाँ, हैं? तो फिर पहले आप वहां जाओ ना, रोहतक में रांडा यूनियन में के हमने बहुत दिवा दे राम रांडे याद करेंगे। भाई फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड दिवा दे, हमने भी ऐसे बैंड बना दे रांडे याद करेंगे। तो मतलब वो जो बच्चे सेकंड हैंड चीज को पसंद ज्यादा करते हैं हमारे यूथ। हमारे बुजुर्ग थे ना, उसको ये बोलता था कि औरत के ऊपर नजर पड़ेगी हो तो वो पवित्र नहीं मानी जाती, और वो सूरवीर बेटा पैदा नहीं कर सकती। क्या बताया आपने? लिव इन रिलेशनशिप लिविंग मतलब यानी सोने वाला रिश्ता। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? शादी से पहले शादी की तरह रहना, शादी की मतलब शादी की तरह रहना, पर शादी तो नहीं है। और पर शादी नहीं। अगर उसके बच्चा हो जाए तो उसके लिए क्या क्या बच्चा हो जाता है उस लड़की को, तो फिर वो कहेगा, ये उसके बाप का नाम क्या दिया जाएगा? वो गुड नाइट है, क्या क्या नाम रखेंगे उसका? क्या बता। ये गवर्नमेंट ने जो कानून बनाई है, मैं इस कानून को मान्यता नहीं देता। लड़की पवित्र होती है, लड़की लक्ष्मी होती है, लड़की माँ होती है, लड़की बहन होती है, लड़की पूरे भारत माँ भी एक औरत है। आप कहना चाह रहे हो कि या तो किसी रिलेशनशिप में आओ मत, और अगर आ रहे हो तो फिर उसी से शादी करो, उसी के साथ हाँ, बार बार बदलना ये नहीं। अरे बार बार तो कुत्ता कुत्ती सूर सूरी बदलते हैं, मर्द थोड़ी बदलते हैं। भाई जानवर होते हैं ना, वो अपने हस्बैंड बदली करते हैं। हाँ, कभी किसी जो टाइपास भेज जाएगी, कभी किसी जो टाइपास जाएगी, हैं? लेकिन औरत थोड़ी जाती है बार बार, हैं? औरत को क्या समझ रखे है इन्होंने? ठीक है, एक अगला सवाल। हम्म, अब जो डाइवोर्स केसेस बढ़ने लगे हमारे देश में, आप भी सुनते होंगे। इसका एक ही कारण है, हाँ, ज्यादा ज्यादा उम्र में शादी करना। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि लड़की बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो जाती है, हाँ, और लड़का भी क्वालिफाइड हो जाता है, फिर उसकी तमन्ना बढ़ जाती है। जैसे कि मतलब उसकी सोच बढ़ जाती है कि यार इसमें या कमी है। हर जीव में कमी होती है। बिल्कुल। पूर्ण ज्ञानी सिर्फ भगवान होता है, इंसान हो ही नहीं सकता। एक सवाल और जो मेरे सुनने में आया कि अभी आपने सुना होगा कि ऐप होते हैं जो ऑनलाइन सट्टा खिलाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फौजी पाए गए खेलते हुए। फौजी जो जवान जो फौज में है वो अपनी जमीन बेच बेच के भी सट्टा खेल रहे हैं। पहले तो फौज ऐसी नहीं इस फौज ऐसी नहीं थी, उसको बेकाने वाले भी फौजी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, प्रिया परिवार था पहले एक चिट फंड कंपनी। हाँ, उसने कईयों को बोले आप 5800 रुपये दो या 6000 रुपये दो और 2 लाख का, ये ऐसे मतलब जैसे उग्रवादी तैयार करते ऐसे ही ये तैयार होते।
माइंड को क्या बोलते हैं, माइंड को ब्रेन वॉश कर देते हैं और उसको लोभ और लालच में मनुष्य आ जाता है। और जो लोभ लालची होता है ना, वो आदमी तत्काल धन प्राप्त करके तत्काल करोड़पति बनना, ये भावना। देखो, जीव की 3 भावना होती है, अति उत्तम भावना होती है। सबसे पहले एक जीव जब पैदा होता है तो उसके मन और शांति पर काबू करने वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे बड़ा बलवान मैं ही हूं इस धरती पर। हाँ। दूसरी उसकी तमन्ना क्या होती है जीव की, सबसे बड़ा बुद्धिमान मैं ही हूं। हाँ। पर चाणक्य से भी बुद्धिमान हूं। हाँ। रावण से भी ज्यादा बुद्धिमान मैं हूं। और सबसे तीसरी तमन्ना होती है कि मेरे से बड़ा धनवान कोई नहीं हो। इसके अलावा कोई जीव की इच्छा बता सकता है कोई विद्वान मेरे को? नहीं। ये आज पहली बार मेरे दिमाग में बात आई, ये पहली बार बोला मैंने ये बात। कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बोल भी सकता हूं, और ये बात आज मैंने बोल दी आपके सामने। हाँ। कि भाई जीव के, अब मैं भी अच्छा था कि यार मैं ही बलवान बना, मेरी 57 साल उम्र होगी, लेकिन मैं सोचूं भाई बेटा की तरह मैं भी चिकड़ा चिकड़ा दिखूं। लेकिन दिख नहीं सकता ना, क्योंकि जब मैं दिखा था तो बेटा नहीं दिख रहा था। हाँ। और ये सोचूं कि मुझे इतने पैसे होंगे, धीरू भाई अंबानी, अडानी, बुडोनी, यार मेरे दोग दे, और ताकत इतना बढ़ाऊं कि मैं दारा सिंह से भी तगड़ा बलवान हूं, विश्व चैंपियन, कि जिसका मुक्का मारूं बस धरती में चला जाए। ये ताकत भी होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, और बुद्धि भी होनी चाहिए। और ये 3 चीज किसी जीव को भगवान एक साथ नहीं देता। तो फिर ये हमारे फौजी गलत रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? फौजियों को गलत गाइडेंस मिल गई, इसलिए गलत रास्ते पे गए। और फौजियों को ये कहना चाहता हूं कि जब माँ की चूचू से पेट नहीं भरता है ना, तो दूसरे स्थान पर हाथ मारने से कोई मतलब नहीं है। माँ के से हम दूध पिएंगे, उससे पेट भरेगा हमारा, और उसी से बलवान बनेंगे। बकरी का दूध पीने से बलवान नहीं बनता। किसी के धन को एक आपने 1000 दिए, बोले 10,000 दूंगा, तो उसको ये कहना कि तू ही बढ़ा ले, हमारे वो क्यों लिख। और मुझे एक बात बताओ, कोई भी आदमी पूरे वर्ल्ड का मैं बोलता हूं, जब मेरे को फायदा हो रहा है, आज 1000 रुपए देके 10,000 रुपया मिल रहा है, मैं तेरे को क्यों बताऊंगा? हाँ। मैं वो 10,000 लेके फिर 10 दूंगा, 10 का 10 लाख होंगे, 10 का 1 करोड़ होंगे, 1 करोड़ का 100 करोड़ होंगे। मैं दूसरा क्यों दूंगा? दिमाग तो नहीं लगाया लोगों ने कि यार यूं अपने को क्यों बेकार है। किस लिए बेकार है भाई? कि सर आपको 1 करोड़, एक कंपनी थोड़े दिन पहले थी, वो एक सुभाष बिजानिया नाम का एक फौजी था वो। हाँ। और उसने जितने फौजी, जितने पुलिस वाले, रिटायरमेंट, कोई गरीब हो, किसान कार्ड लेकर उसमें गुजरात के अंदर मैं वहां गया था, मेरे को भी ले गया एक फौजी, और मैं उसको उसी दिन कह के आया था, मगर सुभाष बिजानिया तू पाप के भंडार, बारूद के भंडार पर बैठा है, और एक दिन ये बारूद फटेगी। मेहरबानी करके नहीं, इस बारूद को फाड़ दे जिससे खरीदी है तब। मेहरबानी करके ये गलत काम मत कर। तू जो जमीन दिखा रहा है समुद्र किनारे खारी है, तू उसका ऊपर श्याम वाटिका, सालासर वाटिका, अरे क्यों देवताओं को बदनाम कर रहे हो मुंह तुम? और वो आज जेल में है ना। ये पैसे ऐसे फंड करते हैं ऐसे। आज जितने देश के जो बाबा है ना, बाबा भी बहुत है, सारे बाबा अच्छे नहीं है। कोई बाबा ऐसे हैं जिनको एक बोलते हैं, मेरे को खुद को बोला एक बाबा, बोले भाई दान करना चाहिए। मुझको गुरुजी पक्का करते हैं, आप हम भी करते हैं। मुझको कितने लेते हो आप एक मीटिंग के? बोले 15 लाख। मुझको दान कितने करते हो? बोले तो वो तो समानुसार करता हूं। मुझको अटन्नी कौन करे? तू दान की खुद शिक्षा दे रहा है, खुद तू ले रहा है। तू गाड़ी बंगला और करोड़ों रुपए तेरे पास पड़े, फिर भी तू मीटिंग के 15 लाख रुपए लेता है। क्यों पाखंड में फंसा रहा है तू? और जनता उसके पास जाती है। आज देश के अंदर इतनी विडंबना हो रही है, कोई तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो बॉर्डर पर जा देखो ना, कौन सा हिंदू और कौन सा मुसलमान है। हमारी फौज में तो हमारे कोई शिक्षा नहीं दी कि हिंदू एक मुसलमान। हम तो सब चारों हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक थाली में खाई। हाँ। हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और चारों भाई मिलके एक थाली में रोटी खाई, और यहाँ के हमने मिली खाई एक हिंदू के, एक मुसलमान के, एक सिख ईसाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? एक
हमारे भाई का कमेंट आया हमारी पिछली वीडियो पे कि आपको मौका मिले तो देश में क्या बदलना चाहेंगे। मौका मिले, हाँ। सबसे पहले शिक्षा, अच्छा। सबसे पहले इस देश की शिक्षा बदली होनी चाहिए। और जो पुराने इतिहास है ना, उनको कुछ साल के लिए विराम लगा दिया जाए। जैसे हमारे को पढ़ाया जाता है, बोले अब्दुल शेठ सपंगत खां, यानी कि पुराना वो बोले मोहम्मद गौरी कौन था, हमने क्या करना भाई, उसे क्या फायदा होगा। हमने महाराणा प्रताप कौन था, उसने कैसे कैसे लड़ाई लड़ी विपत्तियों में। महाराजा सूरजमल कौन था, उसने कितने युद्ध जीते। अजय योद्धा कौन था, उसने कैसे लड़ाई लड़ी। मुझे भरत राजा के बारे में बताया जाए, मुझे तुगलक आए फलाना है दिखड़ा है, उसमें दे देगा बड़ा बड़ा क्या करना। आज जो पुरानी बातें करते हैं वो गलत है, नया इतिहास बनाओ, अच्छी बातें, अच्छी शिक्षा दो। टेक्नोलॉजी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा देते देते स्कूल से बच्चे का उस संस्था के अंदर अपना आप एडमिशन हो जाए, उसको डायरेक्ट नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ। मैं ये चाहता हूँ, वो दर दर की ठोकरें खाता रहता है। स्कूल में जाओ और वहीं देखो बच्चे को, मास्टर हेडमास्टर को देखो भाई ये बच्चा कौन सा है क्या है, और पारदर्शिता अपनाते हुए उसको जॉब दी जाए। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर लिस्ट निकलवाई, तो उसमें फर्जी वोटर्स मिले बहुत सारे जो बीजेपी के द्वारा डाले गए थे, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। देखो, जिसका राज होता ना, हाँ। वो कुछ भी कर सकता है। अब ये बात सत्य है असत्य मेरे को पता नहीं, लेकिन ये आप बोल रहे हो कि राहुल गांधी जी ने क्या किया, वोटर लिस्ट मंगाई। हाँ। और उसके अंदर पता चला कि वो डुप्लीकेट वोट थे, डुप्लीकेट वोट थे। वो तो कंप्लीट है, ये तो झूठ नहीं है ना। नहीं, तो ये तो सच्ची बात। तो फिर यही तो हो रहा है, ये जो मशीन है ना, वोट को ऐसे पढ़ना ही नहीं चाहिए मेरी तरफ से। तो वोट को गांव में जाए, ब्लॉक में जाए, पार्षद में जाए, जितने वोटर हैं उनको एक स्कूल में स्टेडियम में इकट्ठा किया जाए और उनको बोलो कि भाई ये दिगेंद्र को वोट देने वाले इधर खड़े हो जाओ और विजेंद्र को वोट देने वाले इधर आ जाओ। हाँ। सामने गुप्त मतदान होना ही नहीं चाहिए, ओपन होना चाहिए। कई को फांसी तोड़ेंगे वो, अगर तू मेरे को वोट नहीं दिया, हाँ कौन दिया भाई बोल, मेरी नजर में तेरे में यह कमी है, मेरी नजर में यह अच्छा लगता है, बोलो। पर ये तो संभव नहीं है ना कि एक जगह पे ऐसे वोट डाले जाए। क्यों संभव क्यों नहीं। एक गांव में गया, एक ही दिन उनको बोलोगे भाई तुम सुबह शाम तक तुमने प्रचार कर लिया, जितने कैंडिडेट है वो उसी एक पंचायत में ले जाए और उनको सबको एक दिन के लिए अपना अपना वहाँ पंचायत पूरी बैठी रहेगी, पूरे उस दिन की गांव की छुट्टी रहेगी, सबके सब रहेंगे और वो सब अपने अपने प्रस्ताव रखे, भाई मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। फिर उनको कह दे कि भाई अब तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, साइड में बैठो। और फिर वोटर को कह बोल भाई इसका दिगेंद्र का कितने वोट है, खड़े हो गए इस साइड में बैठ जाओ। नोट कर लिया हुआ है, लिख लिया, आगे टेको गुठा भाई पे आगे नाम का आगे गुठा दे, नाम भाई जगह मैंने ये वोट दिया है जी सब, और उसका वीडियोग्राफिंग भी होनी चाहिए भाई, दूसरों किसको दिया वोट, किसको दिया है ले। अपना आप ये पर शुरू हो जाए ना तो कोई झगड़ा हो ना कोई बात और कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें भी लोग चोरी करने का तरीका ढूंढ लेंगे। इस हाँ, ढूंढेंगे, इसमें भी ढूंढने के लिए, बट उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है ना। हर बीमारी का इलाज ढूंढ लिया लोगों ने, तो इसका भी इलाज हो जाएगा। तो एक कमेंट और आया कि यूथ ने टीवी जो सेलिब्रिटी जो हैं, जो कलाकार हैं जो टीवियों पे आते हैं, उनको अपना असली हीरो मान लिया है। वो उनका गलतफहमी है। अगर राम को सोना मान लेंगे ना तो क्या राम सोना वो हो सकता है क्या। सोना तो सोना ही रहेगा। हाँ। और रांग ही रहेगा। हाँ। तो जो नाचने गाने वाले ये ढोलक पेटी बजाने वालों को लोग यूथ के होते ये हीरो है, और जो देश के ऊपर गोली खाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, वो बोलते नहीं, अपना काम करते हैं, वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते, तो उनको नाम लिखो, वो कुछ नहीं मानते तो मत मानो। वो भगवान का और उसके खुद के दिल में तो जगह है ना। अब यूथ तो जैसा दिखाओगा वैसे ही करेगा। अब यूथ को तो नाचने गाने वाले को कह दिया ये हीरो है, तो वो तो हीरो ही बोलेंगे। एक बच्चे को कह दिया कि भाई ये मतलब ये हीरो है, तो उसको हीरो ही कहेंगे। उसको हीरो का ही भाषा नहीं है सिखाई माँ बाप ने बच्चों को। अगर हीरो कौन है,
हाँ असली हीरो देश का वो बॉर्डर का सिपाही है, वो पुलिस का जवान है, वो फोर्स का जवान है, जो 12-12 घंटे ड्यूटी देकर तुम्हारी सुरक्षा करता है, गुंडों से बचाता है। वो होता है असली हीरो। तो फिल्मों में खड़ा हुआ और वो दर्द गोली मारते, दूसरी फिल्म फेरा जाता वो। हाँ सही बात है। फिर वो तो मर गया था ना वो हीरो। तो फिर दोबारा कहाँ जाए? वो तो नकली है आगे नहीं, वो खुद ही बोले कि हम नकली है, और जनता बोले नहीं नहीं तुम तो हीरो हो। हीरो खुद जो नाचने गाने वाले जितने भी हीरो वो खुद बोले भाई हम तो नकली है, पर्दे के हैं हम तो, हमारे को इतना सिर पर मत चढ़ाओ। लेकिन जनता चढ़ाती है तो चढ़ाती है भाई। एक सवाल और है कि जब आर्मी वॉर नहीं करती तो क्या करती है? देखो वार 24 घंटे रहता आर्मी के साथ में। जो सुरक्षा करना एक वार ही है। हाँ आर्मी के अंदर कभी भी रेस्ट नहीं होता, 24 घंटे की नौकरी होती है, बंधन में होता है। तो ये नहीं कि भाई आर्मी 3 साल फील्ड, 3 साल एल्टीट्यूड, 3 साल पीस है, तो 6 साल नौकरी करने के बाद में तो पीस में आता है ना, तो उसके घुटने, उसके सोच शक्ति ऐसे जर्रा हो जाती है, इसलिए उसको पीस सिस्टम में आते हैं। अपने बच्चों से मिले 3 साल मिले, फिर वो वापस 3 साल जाएगा। अच्छा। तो इसलिए फौज की नौकरी का करना सीखे नहीं है। कारगिल वॉर कितने दिन तक चली थी? कारगिल वॉर 15 मई से लेकर 26 जुलाई तक चली थी। अच्छा, तो जब आपको वहां से वापस लेके आ रहे थे तो आपकी भी हालत खराब ही होगी, क्योंकि इतनी देखो गोली लगती है तो हालत खराब ही होती है। हाँ। लेकिन दिल में ये कोई भावना नहीं है हमारे फौजी के, मेरा नहीं, किसी के भी नहीं होती कि गोली लग रही है अब मैं क्या, मैं मरूंगा ना। फौजी कहता चलते हैं अभी, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर चलेंगे, घर जाएंगे तो घर जाएंगे। क्योंकि फौजी की आत्मा साफ होती है, उसको पता है मरेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा और जिंदा रहेगा तो भी स्वर्ग में जाएगा। हाँ। आपको कन्फर्म है। मैं इसलिए बेधड़क बोलता हूँ, और ना मेरे मन में पाप ना डर, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई अभी मैं मरता हूँ आज भी तो भी मैं खुश हूँ कि भाई मैंने कुछ तो किया देश के लिए। कुछ आदमी तो ऐसे हो गए जो 100 साल तक जी दे और वो सारी उम्र में कुछ नहीं किया, तो वो 100 साल बाद में कह गया भगवान मेरे को थोड़ा घड़ा दिन और जिवाओ। हम फौजी है, अगर भगवान यमदूत आता है हमारे पास में कहता है फौजी चले, तो हम कहते हैं चाल ये बैठे तैयार बैठे। ये नहीं कि भाई मेरे को पोता की शादी करनी है, एक पोते की शादी करनी है ना, अपना आप होती रहेगी शादी शुदी, हमने क्या करना। अगर जरूरत यहाँ है तो यहाँ रख, और जरूरत ऊपर है तेरे पास में तो वहां चल। बिल्कुल सही बात है भाई बोले नेकी के कर्म कमा जा रहे दुनिया से जाने वाले, पर हित में हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले। क्या भरोसा तेरी जिंदगानी का, इंसान बुलबुला पानी का, कर परोपकार से प्यार। क्या भरोसा है इसका? पटक पटक अटैक से डेली मरते। हाँ, रोज मरते हैं। रोज मरते आदमी। ऐसा दिन बताओ जिस दिन आदमी नहीं मरता, ऐसा दिन बताओ जिस दिन बच्चा पैदा नहीं होता। ऐसा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई दिन। तो भगवान निरंतर कार्य करता है, तो उस कार्य में हम भी तो शामिल है। बिल्कुल। आखिरी मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहते हो, इंडिपेंडेंस डे है आज। जी, आपके यूथ को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि बेटा पहले सोचो, फिर तोलो और फिर बोलो। बुजुर्गों की कहावत है, मैं अलग शब्द कहीं से भी नहीं लाऊंगा आपके पास। जो मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया वही तुम्हारे को बता रहे हो। मेरे बुजुर्गों ने अच्छी जिंदगी जी रहे, हम अच्छी जिंदगी जी रहे, तो हम चाहते हैं कि हमारे यूथ, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे देश के बच्चे, वो भी अच्छी जिंदगी जिए। और हम यही चाहते हैं बेटा तुम देखो क्या करना चाहते हो तुम देश के लिए, तुम अपने आप को क्या सोचते हो, किसकी मदद करना, जो जैसा करेगा वो सब रहेगा बेटा। गलत मत सोचो तुम। कानून कोई भी बना सकता आपके लिए, बेहुदा कानून बनाया हुआ है, रिलेशनशिप वाला बेहुदा कानून बनाया, तो उसको आप फॉलो ही क्यों करते हो? मत करो, कोई जरूरी है उसको फॉलो मत करो। कानून कोई बना दो, मत करो। कानून में क्या लिखा है हम नहीं जानते, हम अपने दिल में लिखा है, हमारे माँ बापों ने हमारे माथे में लिखा है, हमारे देवताओं ने हमारे को बनाया है, उन देवताओं को हम भगवान मानेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यूथ को सबको समझदारी है कि ये अच्छा काम है या गलत है। बिल्कुल पता नहीं उसको, पता है सब। उसको पूछे, जो लड़का खुद रिलेशनशिप में लड़की रख रही है,
और मैं उसको बोला यार तेरी बहन भी रिलेशन में गई, तो उसको किसा फीलिंग होगा, खराब लगेगा। है? अरे तू रख रहा है, किसकी बहन है, तेरे को खराब नहीं लग रही? वो भी तो किसी की बहन है। वो भी किसी की बहन है। तो वही बात है ना, उसको कहे भाई रिलेशन कुछ नहीं, पूरा रिश्ता ही कर लेगा, शादी कर ले। अगर मैं तेरे को 3 महीने वाले पसंद हो, 3 महीने बाद में पसंद नहीं हूं, ये कौन सा रूल हुआ भाई? तो मुझे यही अपने यूथ को कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे जिंदगी अनमोल है, और इस धरती पर भारत माँ आए हो ना, तो इसके बेटे बन के जियो, कुपात्र बन के मत जियो पुत्रो। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज ये आपको भी, सभी श्रोताओं को। एक बात इस मैं चैनल बताना के चाहता सुनने हूँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडियो में पहली बार आज मैं शूट कर रहा हूँ। ये तैयार तो मैंने काफी समय पहले कराया था, पर मैं चाहता था जी, कि जी। पहली बार मैं आपसे ही बात करूं इधर बिठा के। चलो अच्छी बात है बेटा। कैसा लगा आज आपको बात करके? देखो सभी का श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मतलब ये मेरा वीडियो देखेंगे, हाँ जी, और आपने जो वीडियो बनाया वो देशभक्ति का वीडियो है, और सभी मित्रों को ये देखना भी चाहिए। बिल्कुल और इसमें कोई कमी हो है तो उसको अंदर इसमें कमेंट करें, जिससे मैं आगे सुधार करूं। बिल्कुल। और जो मेरी बातें अच्छी लगी तो उस पर अमल करना चाहिए। और बेटे आपने जो ये काम किया है इसके लिए बहुत सराहनीय है, आपको साधुवाद है, आशीर्वाद है कि आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो और पूरे देशवासियों को इसका प्रसार करो, ताकि यूथ को भी अच्छा ज्ञान प्राप्त होए और असली चीज़ का पता चले। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जय हिंद, जय हिंद वंदे सभी को। मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।